आज हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का अगला लेक्चर है ना। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बोलना नहीं भूल गया। तो आज के लेक्चर में अपन लास्ट लेक्चर तक कवर किए थे सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, ये सारे प्रॉपर्टीज, मतलब जो बेसिक टर्म्स थे, क्या होता है डेफिनेशन वगैरह, विद एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, एंगुलर बाइसेक्टर, मीडियन वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज अपन देखे थे लास्ट में चलते चलते। उससे पहले हाफ एंगल फॉर्मूला और क्या था ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल कवर किए थे, ठीक है। बट आज के लेक्चर में अपन जो सर्कल रिलेटेड टॉपिक है उस चीज पे जाएंगे, उस पर बातचीत करेंगे। तो स्टार्ट करते चलिए, है ना। सबसे पहले हमारा सेंट्रोइड के बारे में देखेंगे, एंड देन सर्कम सेंटर आएगा, उसके बाद अपन इन सर्कल, इन सेंटर, एंड देन लास्ट में ऑर्थो सेंटर एंड पैरेलल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये चार कंसेप्ट जो है हमारे को बहुत ही डिटेल में समझना है। एक सर्कल, एक किसी भी ट्राइंगल के अंदर ये चार पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना। अंदर नहीं बोलूंगा, है ना। अगर ट्राइंगल का पैटर्न मतलब नाम आप चेंज कर देते हो, एक ही उससे ऑप्टिक्स वगैरह बना देते हो, तो ये बाहर भी हो सकता है। बट ये चार कोऑर्डिनेट्स का बात जो मैं कर रहा हूं, ये चारों के चारों कोऑर्डिनेट्स किसी भी ट्राइंगल में वैलिड होते हैं और एग्जिस्ट करते हैं ये पॉइंट्स, ठीक है, जिसको अपन सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स के नाम के भी जानते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपन सेंट्रोइड देखेंगे। सेंट्रोइड आपको पता था क्या है? सेंट्रोइड क्या है कि सेंट्रोइड होता है सर एक ट्राइंगल का तीन मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी सवाल आता है कि यहाँ पे अनडिफाइंड टर्म है मीडियन। मीडियन क्या है? मीडियन है कि सर एक सर्कल का अगर ऑपोजिट वर्टेक्स है ना, किसी उसके ऑपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट तक अगर मैं ज्वाइन करके एक लाइन खींचता हूं तो वो होता है मीडियन ऑफ ट्राइंगल। क्या इस मीडियन को ऑपोजिट वर्टेक्स से पास होना जरूरी है? हाँ सर, बिल्कुल जरूरी है कि ये ऑपोजिट वर्टेक्स से पास हो, अदरवाइज तो ये मीडियन नहीं बन पाएगा ना। अगर ये वर्टेक्स से पास नहीं होता है तो ये ऑपोजिट वर्टेक्स से पास होना भी जरूरी है और ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट से पास होना भी जरूरी है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर डी बीसी का मिड पॉइंट है तो एडी मीडियन हो जाएगा। सिमिलरली सी एफ बी तीन मीडियन है और तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जी है, दैट इज योर सेंट्रोइड, क्लियर है। तो अभी हमारे को निकालना क्या है यहाँ पे? बेसिकली हमें तो इतना सा पता है कि सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। बट किस तरीके से डिवाइड करता है? 2:1 में। और 2 वाला हिस्सा कौन सा होता है? वर्टेक्स से जो हिस्सा है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। दैट इज अपन एजी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एडी बोल सकते हैं, क्लियर। आराम से आप ये चीज समझ सकते हो कि एजी अगर 2 है और जीडी अगर 1 है तो एजी जो होगा वो टोटल एडी का कितना हिस्सा होगा? 2/3, दैट इज 2/3 होगा, और जीडी हो जाएगा 1/3 ऑफ एडी, क्लियर है क्या? तो सिमिलरली ये रिलेशन तो आप ऑलरेडी जानते हो और समझ भी सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बेसिकली जो यहाँ पे अपने को स्टडी करना है वो क्या है? वो है लेंथ ऑफ द थ्री मीडियंस इन टर्म्स ऑफ साइड लेंथ। साइड लेंथ क्या है आप जानते हो, इसको अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बी से, और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये साइड लेंथ के टर्म में अपने को क्या निकालना है? मीडियंस का लेंथ निकालना है, ठीक है, क्लियर है क्या? तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे निकाले, है ना। अगर आपने को एडी का लेंथ, मैं कोई भी एक निकाल के दिखाऊंगा, बाकी तो आप खुद से ही कर सकते हो। अगर मुझे एडी का लेंथ निकालना है, मान लो एडी का लेंथ निकालना है, अगर अपने को एडी निकालना है तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? सोचो जरा एक बार, अगर मुझे एडी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारे को किसी भी दो ट्राइंगल, एडी के सहायता से जो दो ट्राइंगल जनरेट हो रहा है, एक आपका एडीसी, एक आपका एडीबी, दो में से किसी पे भी जाओ आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज एडी का फॉर्मूला आपको बना सकते हो, बिकॉज साइड लेंथ और एंगल के बीच के रेशियो चाहिए ना आपको। अभी ये थीटा एंगल ये अननोन है, ये गामा एंगल ये किसी काम का है नहीं, ऐसे मैंने नाम दे रखा है बीटा गामा थीटा। तो ये गामा और थीटा किसी काम का है नहीं, अपने को पता है सिर्फ एंगल सी, तो सी के टर्म्स में ही अपन चलेंगे। समझ आ रहा है मेरी बात? तो अपन क्लियरली यहां से लिख सकते हैं कि फ्रॉम ट्राइंगल एडीसी वी हैव, हमारे को क्या पता चलेगा? अगर अपन कोसाइन रूल अप्लाई कर दें यहाँ पे फॉर एंगल सी, बिकॉज सी इज द ओनली नोन एंगल, गामा बीटा थीटा ये सब अननोन है, ये सबसे हमें कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो अगर मैं कॉस सी का फॉर्मूला अप्लाई करूं यहां से तो वो क्या आ जाएगा बोलो? एडी स्क्वेयर प्लस सीडी स्क्वेयर, एडी स्क्वेयर आएगा प्लस सॉरी एडी स्क्वेयर में क्या बोल रहा हूं, बेसिकली एसी स्क्वेयर प्लस सीडी स्क्वेयर आएगा माइनस ऑपोजिट वाला, एंगल का जस्ट ऑपोजिट साइड जो होता है वो माइनस में आता है, और नीचे डिवाइडेड बाई ट्वाइस इंटू एसी इंटू सीडी, ये हो जाएगा। सही बात है क्या? चलो, तो इस एसी को अपन क्या लिख सकते हैं? एसी डेफिनेटली हो जाएगा हमारा बी स्क्वेयर,
CD को अपन क्या लिख सकते थे, ये अगर मिड पॉइंट है, बिकॉज AD तो मीडियन है ना, तो ये a/2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, a² 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ AD², सही बात है क्या, और यहाँ पे आएगा 2 इंटू AC, AC कितना हो जाएगा B, और CD हो जाएगा a/2, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, AB cos C मिला, यहाँ से AB इंटू cos C इज इक्वल टू B² प्लस a² 4 माइनस ऑफ AD², सही है क्या, क्लियर। अब ये कोसाइन ऑफ C का क्या मुझे जरूरत है, आंसर तो मेरे को साइड के टर्म्स में चाहिए, तो क्यों ना cos C का ओरिजिनल फॉर्मूला अपन यूज कर देते, cos C का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज कर देते, तो आराम से और सिंप्लीफाई हो जाएगा चीजें। cos C का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था, a² प्लस b² फ्रॉम कोसाइन रूल, डायरेक्टली कोसाइन रूल, जो ओरिजिनल कोसाइन रूल था इन द एंटायर ट्राइंगल एबीसी, उसके थ्रू में cos C को ये सब्स्टिट्यूट किया, समझ आ रहा है क्या, क्लियर है। बट यहाँ पे हमने क्या किया, इस ट्राइंगल पे कोसाइन रूल अप्लाई किया, ठीक है। ये जो आपने लिखे, ये क्या लिखे आपने, ये बाय अप्लाइंग कोसाइन रूल इन ट्राइंगल एबीसी, ये बाय अप्लाइंग कोसाइन रूल इन ट्राइंगल एबीसी, कोसाइन रूल इन ट्राइंगल एबीसी हमने लिखे, समझ में आ रहा है ना। बट ये जो रिलेशन लिखे वो ट्राइंगल एडीसी पे कोसाइन रूल लगाया, ठीक है क्या, क्लियर है। तो यहां से आ जाएगा b² 4b² मान ले प्लस a² 4 माइनस AD² को रहने तो बिकॉज AD निकालना है, तो यहां से AB कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस आ रहा है, तो AD² उधर भेज दो, तो ये कितना आएगा 4b² प्लस a² 4 माइनस ऑफ a² प्लस b² माइनस c² 2, क्लियर है क्या, सही बात है। तो अभी अगर यहां से अपन एलसीएम लेना चालू करें तो ये आ जाएगा नीचे 4, ऊपर आ जाएगा 4b² प्लस a² माइनस 2a² माइनस 2b² प्लस 2c², सही बात है क्या, क्लियर है क्या। तो यहाँ से क्या बच रहा है दोस्त, यहाँ से क्या बच रहा है जरा ध्यान से देखो, 4b² माइनस 2b² बचेगा, फिर 2c² बचेगा और माइनस a² बचेगा और डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अंडर रूट अगर ले लेते हैं ऑब्वियसली प्लस होगा, बिकॉज माइनस अंडर रूट तो हो नहीं सकता, लेंथ तो नेगेटिव होगा नहीं, तो AD इक्वल टू प्लस अंडर रूट क्या आ जाएगा 2b² प्लस 2c² माइनस a² और 4 का स्क्वायर रूट होकर के बाहर 2 आ जाएगा, क्लियर है क्या, एग्जैक्टली हमारे पास वो फॉर्मूला निकल करके आ गया, सही बात है ना, एकदम सिंपल चीज है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बातें है नहीं, बट ये फॉर्मूला कभी भी काम में आ सकता है आपका एग्जाम में, इसीलिए पढ़ा दिया, सही बात है। अभी अगर मैं ये साइन थीटा निकालने के लिए आपको बोलूं तो भी आप निकाल सकते हो, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसा है नहीं। अब क्या करोगे आप, इसी ट्राइंगल में, ये जो एडीसी वाला ट्राइंगल है ना, इसी ट्राइंगल में आप क्या लगा दो, साइन रूल लगा दो, इसी ट्राइंगल पे आप साइन रूल लगा दो, हो जाएगा। देखो साइन रूल लगा के मैं आपको फील दिला देता हूं, ये देखो एंगल का ऑपोजिट साइड आता है, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी, ये बी को नीचे लेके आ जा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन सी, इस दोनों में साइन रूल लगा दो, साइन सी डिवाइडेड बाई एडी आ जाएगा, और ये 2 अगर नीचे आएगा तो ये एडी का वैल्यू हो जाएगा, तो डायरेक्टली साइन रूल लगा दो इन ट्राइंगल एडीसी, तो आपके पास ये साइन थीटा का वैल्यू भी निकल करके आ जाएगा। ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है, ये याद रखने से ही होगा, बट मैं जस्ट दिखा रहा हूं कि आप आराम से ये एंगल भी अगर आपको पूछा गया है कि मीडियन जो है वो ऑपोजिट साइड के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल भी आराम से निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोसाइन रूल, इसी ट्रायंगल में अप्लाई करके। बट उसके लिए आपको क्या पता होना जरूरी है, उसके लिए लेंथ ऑफ मीडियन लगाना जरूरी है, तो लेंथ ऑफ मीडियन यही हो गया, ठीक है। तो अगर आपको लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला याद रहेगा तो समय बच जाएगा आपका, बट अगर लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो इसी तरीके से आप डिराइव करके फिर जाकर के करोगे, है ना, और उतना समय एग्जाम में होता नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये सब अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो इजी क्वेश्चन में काउंट होगा, बट उसमें अगर आप डिराइव करके समय गवा रहे हो तो ये आपका नुकसान कर रहे हो ना, ठीक है, क्योंकि बाकी आपके कंपिटिटर्स तो इसको फॉर्मूला याद करके तुरंत निपटा देंगे, ठीक है ना। तो वही प्रॉब्लम है कंपटीशन में, वही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। आगे चलते हैं एपोलोनियस थ्योरम, ये अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में वापस देखेंगे एपोलोनियस सर्कल के नाम से, बट फिर भी मैं अभी आपको दिखा देता हूं क्या है ये चीज। आप याद रखिएगा कि कंसेक्यूटिव साइड का स्क्वायर का समीशन जो है वो मीडियन के समीशन के इक्वल हो जाएगा, है ना, मीडियन नहीं सिर्फ मीडियन और जो आपका दैट इज 2 इंटू एडी स्क्वायर और ये जो सेगमेंट निकल के आ रहा है बीडी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, सही बात है क्या, क्लियर है। तो यहां से आप आराम से इसको प्रूव भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। याद रखना थोड़ा सा अजीब सा पैटर्न है तो याद नहीं रहता बच्चों को, कभी भी अगर जरूरत होता है तो यूज कर सकते हैं। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, सही बात है क्या, क्लियर है। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का ट्वाइस, ठीक है। तो इसको भी अपन प्रूव कर सकते हैं, एकदम सिंपल सा चीज है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली परेशान होने का कोई जरूरत है नहीं ऐसे कोई आपको, ठीक है, आराम से ये हो जाएगा, स्मूथली हो जाएगा।
ठीक है। अब आरएचएस से ही कैलकुलेशन करो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ऐसे। आरएचएस से कैलकुलेट करो तो ये 2 इंटू एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर आएगा ना भाई, 2 इंटू एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर आएगा, सही है क्या? तो 2 इंटू एडी स्क्वायर बाई बीडी स्क्वायर जो होगा वो किसके, अगर मैं एडी का वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, एडी स्क्वायर आ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, और बीडी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बीडी हो जाएगा a/2, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4। सही बात है, क्लियर है? तो इसको अगर अपन ध्यान से देखें थोड़ा तो यहां से कहानी निकल करके आ जाएगा मेरे ख्याल से कि एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे तो 4 आएगा और इधर हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस ट्वाइस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सही है क्या, क्लियर है? चलो तो यहां से अगर अपन आगे ध्यान से देखें तो ये 2 से 4 कैंसिल हो गया तो 2 आ गया नीचे, सही है क्या, क्लियर है भाई? चलो तो 2 कैंसिल हो गया है ना, ये तो समझ रहा हूं मैं, ये तो सही है। नहीं यार यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर नहीं हो सकता है, ये मैंने गलत लिख दिया। एपोलोनियस में तो ऑपोजिट मीडियन के साथ ऑपोजिट साइड आना चाहिए, बीडी नहीं होगा यार, बीसी होगा, यहाँ पे बीसी होगा, इसको करेक्शन का जरूरत है, ये बीसी होगा। अगर ये बीसी होगा तो यहाँ पे बीसी आएगा, यहाँ पे बीसी आएगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर आता है तो एलसीएम लेने के बाद ये 2 ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा ना पूरा, ये 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर आ जाएगा, सही है? और नीचे आ जाएगा आपका 2, सही बात है? तो यहां से कहीं ना कहीं अपन क्या बोल सकते हैं, थोड़ा मुश्किल सीन आ रहा है यार, क्या करें? एपोलोनियस ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर बराबर 2ad स्क्वायर प्लस, पहले जो सीन क्रिएट हो रहा था ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर चाहिए ना हमें, मतलब b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर चाहिए ना, सही बात है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर चाहिए आपको। तो ये आपको कैसे मिल सकता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये तो आपने जबरदस्त बात बोले भाई, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आपको कैसे ला करके दो। अगर यहाँ पे 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर हो भी गया, प्रॉब्लम तो बढ़ता जाएगा ना भाई, प्रॉब्लम तो बढ़ता जाएगा। अच्छा लेकिन फायदा तो नहीं होगा, खास कोई फायदा तो नहीं होगा यहाँ से, प्रॉब्लम क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है यार। एडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर तो नहीं, सॉरी एडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर से भी नहीं आ रहा है, मेरा कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं हुआ ना। हमारे को चाहिए क्या, हमारे को चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा, नहीं सही बात है ना, मेहनती प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, कुछ कर नहीं सकते। मेरे को एक बार देख लेने दो यार, थ्योरम सही है या फिर गलत है वो देखना पड़ेगा, मैंने लिखा क्या और इसलिए है क्या तो ध्यान नहीं आता यार। एडी स्क्वायर पे अपन, अरे यार क्या नाम सुना दिमाग लगाया यार, सही तो था, सही तो था, एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर ही होगा, सही था। मैंने यहाँ पे गलत लिखा ना, एडी स्क्वायर यहाँ पे नीचे 4 आएगा ना, 2 स्क्वायर ऊपर के 4 आएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4। तो जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो कैंसिल आउट होकर के 2 इंटू बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो ये 2 और 2 मिलकर के 4 को कैंसिल कर देगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा जो कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के इक्वल है। वही है, सही है, जो लिखा था वही है, सॉरी हाँ सही है। बट जो प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम आपका यही है कि अपन 2 का स्क्वायर करने भूल गए, ठीक है। ये सब सेम मिस्टेक होता रहता है, आपका भी हो सकता है, तो इस सब चीजों से बच के, मेरे से अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपसे अगर हो जाता है, मेरे से भी होता है, नहीं होना चाहिए, जनरली नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो बट फिर भी आपसे अगर होता है तो ज्यादा प्रॉब्लम है ना। सर्कम सर्कल एंड सर्कम सेंटर, सर्कम सर्कल एंड सर्कम सेंटर हमारा अगला टॉपिक है। तो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है कि सर्कम सर्कल क्या होता है। कि सर एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का 3 साइड है, तीनों साइड के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करते हैं तो वो तीनों के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां पे जाके इंटरसेक्ट करता है, वो तीनों की तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कम सेंटर पे जाकर के इंटरसेक्ट करता है ना। तीनों की तीनों लाइंस जो होगा दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो परपेंडिकुलर भी होगा और अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा होगा, वो कहां पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, सर्कम सेंटर पे इंटरसेक्ट करेगा। तो सर्कम सेंटर पे इंटरसेक्ट करने के बाद उसी सर्कम सेंटर को अगर मैं सेंटर मान के एक सर्कल अगर बनाता हूं थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, तो वो तीनों के तीनों वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल से पास होता है, जिसको हम सर्कम सर्कल बोलते हैं। और उसका जो रेडियस होता है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द सर्कम सेंटर एंड द वर्टेक्स ऑफ दैट ट्राइंगल, है ना। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दैट सर्कल या फिर सर्कम सेंटर एंड द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल्स is known as circumradius which can be represented by capital R। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। इतना सब चीज आपको समझ आना चाहिए। द सर्कल पासिंग थ्रू द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एंगुलर पॉइंट मींस द वर्टिसेस, वर्टिसेस का बात चल रहा है, is called circumcircle। The center of the circle is the point of intersection of the perpendicular bisectors of the sides and is called the circumcenter, and the radius of circumcircle is known as सर्कम रेडियस कैपिटल आर। सही है क्या। अभी 3 इंफॉर्मेशन आपके पास है, ये तीनों आपको याद रखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बहुत ज्यादा काम आएगा। ये तीनों इंफॉर्मेशन क्या है कि सर्कम सेंटर ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल लाइज इनसाइड ट्राइंगल, ठीक है। सर्कम सेंटर ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल लाइज इनसाइड ट्राइंगल, है ना। अगर मैं एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल लेता हूं तो उसका सर्कम सेंटर ट्राइंगल के अंदर मिलेगा, बट अगर आप एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लेते हो तो उसका सर्कम सेंटर ट्राइंगल के बाहर मिलेगा। बट अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हो तब तो पता ही चल रहा है कि सर्कम सेंटर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा। बिकॉज अगर मैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बोलता हूं तो ये ऑब्वियसली डायमीटर होगा, क्योंकि डायमीटर सर्कमफरेंस पे 90 डिग्री सबटेंड करता है, आप जानते हो। ये अगर डायमीटर हो गया तो इस डायमीटर का मिड पॉइंट ही तो हो जाएगा ना सेंटर ऑफ द सर्कल, जो हो जाएगा सर्कम सर्कल, जो हो जाएगा आपका सर्कम सेंटर, ठीक है। और ये मिड पॉइंट किसको बोल सकते हैं, उसी राइट एंगल ट्राइंगल का मिड पॉइंट है ना, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है। समझ में आ रहा है ना। तो अगर आपका ट्राइंगल जो है वो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपका जो सर्कम सर्कल होगा, उस सर्कम सर्कल का जो सेंटर होगा दैट इज सर्कम सेंटर, वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, उसी राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये सब याद रखना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स निकालते वक्त बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। जबकि उधर भी आपको बताया जाएगा, बट फिर भी आपको बोल के दे रहा हूं कि स्ट्रिक्टली ये सारी चीज आप क्या करोगे, एकदम टिप्स पर याद रखोगे। समझ आ रहा है, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। और ये सब आप वेरीफाई भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप कंस्ट्रक्शन एक स्केल लेकर के, कंपास लेकर के देख लेना, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना करके, फिर तीनों साइड के ऊपर, तीनों साइड जरूरत नहीं है, कोई भी 2 साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, थर्ड साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसी पॉइंट से जाएगा, बिकॉज तीनों के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट होता है, आप जानते हो। और वो पॉइंट कौन सा होता है जिससे वो पास करते हैं, ऑब्वियसली सर्कम सेंटर होता है। तो अगर आप एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाते हो और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हो और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हो, तो ये दोनों के दोनों आप देखोगे किससे पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है। मतलब आप ऐसे करना कि आप एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाए, फिर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हो, ठीक है ना, दोनों साइड का बनाया, मान लो ये आपको क्या मिला, ये आपको सेंटर मिल गया। तो आप समझ गए कि इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर कौन होगा, ये होगा। अगर ये सर्कम सेंटर होता है तो इसको सेंटर मान के और इतना सा डिस्टेंस या फिर इतना सा डिस्टेंस या फिर इतना सा डिस्टेंस रेडियस लेके अगर मैं एक सर्कल खींचता हूं तो उस सर्कल को तीनों ही वर्टेक्स से पास होना चाहिए। तो वेरीफाई करके देखना कि यहां से सेंटर लेकर के ये आर्क लेकर के कॉम्पास से बना करके देखना क्या वो ये तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली पास होगा, आप देखिएगा करके, ठीक है। तो उसी से ये रिजल्ट्स अपन वेरीफाई कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं फॉर प्रॉब्लम्स, ठीक है। प्रॉब्लम्स से हमारे को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा, सही बात है। अभी आता है हमारा एक्सटेंडेड साइन रूल, ठीक है। मैंने आपको एक्सटेंडेड साइन रूल बोला था कि मैं आपको ये सर्कल जो टॉपिक जहां पे पढ़ाऊंगा उस जगह पे जाकर के अपन ये चीज स्टडी करा सकते हैं आपको, ठीक है। मैं आपको ये चीज बोला भी था और एग्जैक्टली आप देखो कि वो बात आ गया भी, समझ आ रहा है ना।
कि साइन रूल में बहुत सारे बुक्स में लिखा हुआ रहता है ना, a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी इक्वल टू c बाई साइन सी इक्वल टू ट्वाइस आर। वो ट्वाइस आर का सिग्निफिकेंस अभी आपको पता चल जाएगा। सही बात है ना। ये अगर a है तो ऑपोजिट वाला हो जाएगा एंगल a, ये अगर b है तो ऑपोजिट वाला हो जाएगा एंगल b, ये अगर c है तो ऑपोजिट वाला हो जाएगा एंगल c। तो c बाई साइन सी, a बाई साइन ए और b बाई साइन बी, ये तीनों के तीनों इक्वल होता है। और अभी हमें पता चलेगा कि ये तीनों के तीनों किसके इक्वल होता है, ट्वाइस आर के इक्वल होता है। दैट इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड विद दिस ट्राइंगल एबीसी। ठीक है ना। इस ट्राइंगल एबीसी को सर्कमस्क्राइब करने वाला जो सर्कल है उसका रेडियस के डबल के इक्वल होता है ये तीनों रेशियो। क्लियर है क्या। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है इसका और आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको मैं इस ट्राइंगल से आराम से जस्टिफाई कर सकता हूं। देखो एक ट्राइंगल ले लिया, सर्कम सर्कल बना दिया, ये क्या है, सर्कम सेंटर है। ठीक है। तो अगर ये सर्कल सेंटर है तो ऑब्वियसली यहां से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूं तो आप ये ऑलरेडी जानते होंगे कि अगर मैं किसी सर्कल के अंदर किसी सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बनाता हूं तो वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है, मतलब ये दोनों के दोनों बाइसेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अगर ये बाइसेक्ट हो गया तो इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आ रहा है ना, इसका नाम क्या आ गया, इसका नाम आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट से इस साइड के ऊपर एक और परपेंडिकुलर खींचता हूं तो वो भी इसको बाइसेक्ट कर देगा। तो ओई और ओडी, ओई और ओडी दोनों के दोनों क्या हो गया, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। पहले से मुझे पता नहीं था, मैं कंस्ट्रक्ट करने के बाद जाकर के मेरे को फील आया अच्छा ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बन गया। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया है, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया है तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली आपको क्या पता चलता है कि इस सर्कल का जो सेंटर था वही इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर हो जाएगा, अगर ये सर्कल ट्राइंगल का तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है तभी। समझ में आ रहा है ना। अदरवाइज अगर तीनों वर्टिसेस से पास नहीं होता है, इन दोनों से पास होकर के ऐसे चला जाता है तो ये कॉर्ड थोड़ी ना बन पाएगा, और अगर ये कॉर्ड नहीं होता है तो ये परपेंडिकुलर वाला प्रॉपर्टी फेल हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो इस तरीके से आप ज्योमेट्रीज को जस्टिफाई कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो अभी अगर आप सिंपल सा एक चीज देखो कि ये तो बाइसेक्ट हो गया, अगर ये बाइसेक्ट हो गया तो ये पूरा पूरा लेंथ ए था तो ये a/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अच्छा अभी देख ये पूरा कंप्लीट एंगल क्या था, एंगल ए है। ठीक है ना। तो आप ये प्रॉपर्टी भी पढ़ के आए हो कि एक कॉर्ड सर्कमफरेंस में अगर थीटा एंगल देता है तो सेंटर पे जस्ट उसका डबल एंगल दे देगा, ट्वाइस थीटा। समझ में आ रहा है ना। ठीक है। और एज अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। क्लियर है। तो एग्जैक्टली इसी जगह से हमारे को समझ आता है अगर ये एंगल ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। ठीक है। तो अभी आप इस छोटे वाले ट्राइंगल पे साइन रूल लगा दो तो आपको समझ आ जाएगा सारी चीज। ये हो गया एंगल ए, ये हो गया a/2 और ये क्या हो गया, ये OB OA OC, ये क्या है, रेडियस ऑफ दैट सर्कल है ना, जिसको अपन सर्कम रेडियस बोलेंगे, कैपिटल R। ठीक है। तो यहां से साइन रूल लगाने से क्या समझ आता है कि a/2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑपोजिट टू द साइड। तो इस साइड के ऑपोजिट एंगल ए ही है तो a/2 साइड लेंथ डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑपोजिट टू द साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। इस एंगल को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो क्या लिख सकता हूं, दिस साइड लेंथ दैट इज कैपिटल R डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल ऑपोजिट टू द साइड। तो इस R के ऑपोजिट एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन 90 आ जाएगा। तो a/2 साइन ए का वैल्यू कितना आ गया, a/2 साइन ए का वैल्यू आ गया R। तो R इज इक्वल टू a/2 साइन ए हो गया। और a/2 साइन ए जो है वो सिमिलरली आगे जाकर के अगर आप दूसरे ट्राइंगल इस ट्राइंगल को कंसीडर करोगे तो आपको b/2 साइन भी R के इक्वल मिल जाएगा, और इसको कंसीडर करोगे तो c/2 साइन से भी R के इक्वल मिल जाएगा। मतलब a/2 साइन ए, b/2 साइन बी और c/2 साइन सी, ये तीनों के तीनों किसके इक्वल हो जाएगा, सर्कम रेडियस के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है। और एक और प्रॉपर्टी कल ही मैंने आपको बताया था कि कैपिटल R जो होता है, मतलब ये मैंने आपको प्रूव भी किया था। ठीक है ना, कि डेल्टा का वैल्यू ABC/4R होता है, ये मैंने आपको प्रूव भी कराया था। समझ में आ रहा है ना। तो अगर डेल्टा ABC/4R होता है तो कैपिटल R का वैल्यू ABC/4 डेल्टा पर लिख सकते हैं ना। तो ये पांचों के पांचों क्वांटिटीज इक्वल होता है, जिसको याद रखना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और नेसेसरी होता है। ठीक है।
इसके ऊपर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है ना। तो पहले तो आप के मान करके करते थे ना, याद है, ए बाई साइन इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी इक्वल टू के मानते थे। ए को आप के साइन लिख देते थे, के कैंसिल हो जाता था, ठीक है। अभी आप के ना लिख करके एग्जैक्टली यहाँ पे ट्वाइस आर लिख सकते हो, वेयर आर इज द सर्कम रेडियस ऑफ द सर्कल। कौन सा सर्कल? सर्कम सर्कल, जो इस ट्राइंगल को, जिस ट्राइंगल में ए और साइन ए ये सब आप लिख रहे हो, उस ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। दैट इज उस ट्राइंगल का तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा है वो सर्कल। उसी सर्कल का जो सेंटर होगा उसको सर्कम सेंटर बोलेंगे और रेडियस को सर्कम रेडियस बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना। और वही सेंटर इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर ही होगा, ठीक है। दैट इज 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। क्लियर? तो इस तरीके से एकदम डाइवर्स तरीके से जितना आप रिजल्ट्स निकाल सकते हो, निकाल करके एकदम अपना दिमाग में सब कुछ कॉपी में बना करके फिक्स करोगे। और यहाँ पर रिवीजन का जरूरत ज्यादा होगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, आज के लेक्चर से लेक्चर 1 2 बड़ा सिंपल था, बट लेक्चर 3 ऑनवर्ड्स आपको रिवीजन का जरूरत बहुत ज्यादा होगा। रिवीजन में रहना तभी जाकर के टॉपिक ग्रिप में रहेगा। अगर रिवीजन में नहीं रखोगे तो ये पूरा टॉपिक वापस आपको वीडियो लेक्चर देखना पड़ जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। और ऐसे होता है, समझ आ रहा है ना। अगर आप इसको रिवीजन में नहीं रखोगे तो ये कभी भी आपका हाथ से छूट जाएगा। देख के आपको समझ आ रहा होगा, बिकॉज ये ज्योमेट्रिकल गेम है। समझ आ रहा है ना? क्लियर है? तो चलिए, अभी हमारा सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सर्कम सर्कल वाला टॉपिक तो हो गया। अभी अपन चलते हैं हमारा अगला पार्ट, दैट इज इन सर्कल एंड इन रेडियस के ऊपर। दैट इज स्मॉल आर वाला कंसेप्ट जो था वो क्या था वो देख लेते हैं। कैपिटल आर तो हो गया, क्लियर है सर? चलो हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पोर्शन, दैट इज इन सर्कल एंड इन सेंटर वाला पोर्शन। तो इन सर्कल इन सेंटर क्या होता है आप देखिए। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का 3 एंगुलर बाइसेक्टर होगा, ऑब्वियसली एज लाइक एज आपका मीडियन हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड की तरह 3 एंगुलर बाइसेक्टर भी होगा, और तीनों के तीनों कॉन्करेंट होते हैं। दैट इज सेम पॉइंट से पास कर जाते हैं, और वही पॉइंट एग्जैक्टली इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल के नाम से जाने जाते हैं। और उसी इन सेंटर को अपन इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इन सेंटर इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, इन सेंटर इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल which touches all the 3 sides of the triangle, which touches all the 3 sides of the triangle, and the radius of this circle is known as in radius, which is represented by small r. क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? तो ये देखो, इन सर्कल मैंने बना रखा है, ये AP, BQ और CR 3 एंगुलर बाइसेक्टर है जो I पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, जो इन सेंटर है। और ये I से वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये टेंजेंट का काम कर रहा है ना। मैंने लास्ट क्लास में बोला था ये टेंजेंट का काम कर रहा है, ये सर्कल है, तो ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपको लग रहा है यहाँ पे बहुत है, बट होगा तो एक ही। डायग्राम में गड़बड़ हो सकता है, होगा तो एक ही। तो इस सेंटर से इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का जो दूरी है उसको अपन क्या बोलेंगे? इन रेडियस बोलेंगे। सिमिलरली इधर भी ये इन रेडियस, इधर भी ये इन रेडियस बन जाएगा। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है मेरी बात? पक्की बात? चलो, तो बस इतना सा चीज आपको ध्यान से समझना है। सही बात है ना? क्लियर है भाई? चलो, तो ये इन रेडियस हो गया। अभी जो प्रॉपर्टीज है वो एक बार देख लेते हैं अपन। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या दिख रहा है हमारे को? ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। बिकॉज आप जानते हो कि अगर सर ये एक सर्कल है और ये कोई भी टेंजेंट है, तो इस सेंटर से जो इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन किया तो ये रेडियस कहलाएगा, और ये रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ये आप जानते हो। तो ऑब्वियसली ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ऑपोजिट एंगल का समीशन क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब AFIE, ये जो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी क्वाड्रिलेटरल नहीं, वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। दैट इज आपका AF और I और E, ये चारों पॉइंट कौन साइक्लिक हो जाएंगे? दैट इज चारों के चारों पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, बिकॉज इसका ऑपोजिट एंगल का समीशन 180 डिग्री हो गया, और ये चारों पॉइंट्स क्या बन जाएंगे? कौन साइक्लिक बन जाएगा। मतलब ये चारों पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? समझ आ रहा है ना? तो ऐसे ही आपको बोला गया AFIE, ये चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक होगा। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखो तो BDIF, ये भी कौन साइक्लिक होंगे, और CDIE, ये भी कौन साइक्लिक होंगे, बिकॉज सारे जगह पे ऑपोजिट एंगल का समीशन क्या दिख रहा है? 180 डिग्री दिख रहा है, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है। तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस ट्राइंगल के अंदर 3 अलग अलग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।
ये ट्राइंगल 3 अलग अलग साइक्लिक क्वाड्रेटल मिल करके बना हुआ है, इसीलिए अपन ये 4 सेट ऑफ पॉइंट्स, ये 4 सेट ऑफ पॉइंट्स और ये 4 सेट ऑफ पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, कौन साइक्लिक बोलेंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो ऑब्जर्व है, डायरेक्टली सवाल इसमें इसके ऊपर पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर इनडायरेक्टली भी इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। क्या एक ट्राइंगल के अंदर 3 साइक्लिक क्वाड्रेटल पॉसिबल है या नहीं, इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है, किसी भी जगह पे किसी भी तरीके से इस रिजल्ट को यूज किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको याद रखिएगा। अगला प्रॉपर्टी अपन देखते चलिए, इंटरनल बाइसेक्टर एपी डिवाइड बीसी इन द रेशियो AB/AC। ये आप जानते हो, है ना, थेल्स थ्योरम आप पढ़े थे क्लास 10th में शायद, तो बीपीटी से आप ये चीज ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो कि अगर एक ट्राइंगल का मैं इंटरनल बाइसेक्टर खींचता हूं, है ना, तो वो ऑपोजिट साइड को किस मतलब उसी साइड को, दैट इज अगर ये कोई भी एक ट्राइंगल है और ये इसका इंटरनल बाइसेक्टर है, तो दिस इज टू दैट, है ना, क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड का रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, दैट इज BD/CD क्या हो जाएगा, AB/AC के इक्वल हो जाएगा। सही बात है क्या, ठीक है, तो एग्जैक्टली वही चीज अपन बोल रहे हैं, बट यहाँ पे अपने को AB का नाम पता है और AC का भी नाम पता है, तो क्यों ना अपन BP को इस तरीके से लिख सकता हूं, BP/CP इक्वल टू C/B है, तो BP डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू CP डिवाइडेड बाई B इक्वल टू K, इस तरीके से अपन कंसिडर कर सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, BP का वैल्यू CK हो जाएगा और CP का वैल्यू क्या हो जाएगा, BK हो जाएगा। सही बात है क्या, क्लियर है भाई, सही बात है। अभी जरा ध्यान से देख कि BP और CP मिलकर के बना क्या रहा है, BC बना रहा है ना, दैट इज A बना रहा है, क्लियर है क्या। तो BP को अपन क्या डालते हैं CK और CP को अपन डालते हैं BK, तो BK प्लस CK क्या हो जाएगा, A के इक्वल होगा, तो यहां से K का वैल्यू आ गया A डिवाइडेड बाई B प्लस C। अगर K का वैल्यू पता चल गया तो यहां से BP और CP भी निकल करके आएगा, वो कितना हो जाएगा, BP का वैल्यू AC अपॉन B प्लस C और CP का वैल्यू AB अपॉन B प्लस C। तो आप क्यों ना अपन ये जो पॉइंट एंगुलर बाइसेक्टर का जो एंड पॉइंट है उससे B का दूरी, उससे C का दूरी, सिमिलरली इधर CQ AQ और इधर आपका AR और BR, ये सारे के सारे अपन आसानी से निकाल सकते हैं, जो रिजल्ट मैंने लिख कर रखा, ठीक है, एक मैंने निकाल करके दिखाया आपको और बाकी आप आराम से इजीली निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्लियर है, समझ आ रहा है मेरी बात, आगे बढ़ते चलिए और नेक्स्ट टर्म्स जो है वो धीरे धीरे देखना शुरू करते हैं, ठीक है। इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं अपन किसके टर्म में, इन रेडियस के टर्म में, इन रेडियस स्मॉल r के टर्म में। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए इस ट्राइंगल का एरिया, क्योंकि इस ट्राइंगल को क्या मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, AIB, BIC और AIC, इन 3 पार्ट का एरिया का समेशन कर दो तो पूरा ट्राइंगल ABC का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू IBC, IEC और IAB का समेशन। अभी IAB ये ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है वो कौन हो जाएगा, IF हो जाएगा, दैट इज R, और बेस कौन होगा, AB होगा। तो इसका एरिया को हाफ R है, इसका एरिया को हाफ RB और इसको हाफ RC में लिख सकता हूं। तो तीनों को अगर मैं सम कर दूंगा तो R कॉमन आ जाएगा, तो A प्लस B प्लस C/2 आ जाएगा, और वो क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर हो गया ना, दैट इज R इंटू S हो गया। और इसीलिए अपन लास्ट क्लास में एक रिलेशन भी यूज किए थे कि R इज इक्वल टू डेल्टा बाई S, और मैंने आपको बोला था कि इसका प्रूफ अपन इस जगह पे देखेंगे और आपको मिल भी रहा है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू इन रेडियस ऑफ दैट ट्राइंगल, जो सर्कल है, इन रेडियस ऑफ द सर्कल, इन रेडियस ऑफ द इन सर्कल, है ना, इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल, इन द गिवन ट्राइंगल, जिसका एरिया आप यहाँ पे लिख रहे हो, डेल्टा मतलब उसी ट्राइंगल का एरिया, इनटू सेमी पेरीमीटर, दैट इज सम ऑफ द ऑल 3 साइड्स डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है क्या। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस चीज को आप अच्छे से नोट कीजिए और याद रखिए, ठीक है, बहुत ही फायदे है। आगे अगर हम चलते हैं तो और हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलता है। बेसिकली अगर मैं देखूं कि R इज इक्वल टू S माइनस A इंटू 10A/2, तो ये अपन कैसे निकाल सकते हैं यहां से, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 10A/2 दैट इज हाफ एंगल फॉर्मूला, ऑलरेडी आपको पता है, फॉर्मूला डाल दो आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या, सही बात है। तो देख R का वैल्यू अपने को बोला गया है S माइनस A इंटू 10A/2, तो कहीं ना कहीं अपन 10A/2 को पहले कैलकुलेट करते हैं। 10A/2 का अगर फॉर्मूला तो देखेगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ S माइनस B इंटू S माइनस C डिवाइडेड बाई समथिंग BC टाइप का होता है ना, BC होता है या S इंटू S माइनस A होता है शायद, ठीक है, BC तो शायद उसमें होता है, साइन में होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर मैं S इंटू S माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या आ जाएगा, अरे ये फॉर्मूला तो मैंने निकाल के दिया था ना आपको, 10A/2 का थर्ड फॉर्मूला जो निकाला था R बाई S
माइनस ए ही तो था ना वो, तो इस जगह से अपन आराम से इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना कि आर इज इक्वल टू एस माइनस ए इंटू टेन ए बाई टू, एस माइनस बी इंटू टेन बी बाई टू और एस माइनस ए इंटू टेन सी बाई टू। आप कॉपी में हाफ एंगल फॉर्मूला थर्ड वाला पार्ट 10 वाला निकाल के देखो, लास्ट फॉर्मूला जो मैंने निकाला था वही निकाला था कि टेन ए बाई टू आर बाई एस माइनस ए, टेन बी बाई टू आर बाई एस माइनस बी और टेन सी बाई टू आर बाई एस माइनस सी। उसी जगह पे तो मैंने आपको बोला था कि ये जो आर है वो डेल्टा इंटू आर जो है वो डेल्टा बाई एस के इक्वल हो जाता है, वो अपन देखेंगे अगले लेक्चर में। ये बोला था आपको, याद होगा अगर आप सही से लेक्चर 2 देखे होंगे तो। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अगला प्रॉपर्टी, आर और कैपिटल आर के बीच में रिलेशन, जहां पे एंगल्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। समझ में आ रहा है ना, आर और कैपिटल आर के बीच में रिलेशन। सही बात है क्या, क्लियर है? तो चलिए अपन देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, आरएचएस से सॉल्व करते हैं एक बार, क्या आ रहा है अपन देखते हैं, आराम से पता चल जाएगा अंदर क्या है। 4 इंटू कैपिटल आर साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। सही बात है क्या, क्लियर है भाई? तो ये 4 इंटू कैपिटल आर हो गया, साइन ए बाई टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी हो जाएगा। सही बात है क्या? इधर क्या आ जाएगा, साइन बी बाई टू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई ए सी हो जाएगा। और इधर अगर अंडर रूट में देखूं तो ये एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी हो जाएगा। सही बात है क्या? तो ये 4 इंटू कैपिटल आर हो गया और ये अंडर रूट दिस अंडर रूट दिस अंडर रूट दिस, अगर अंडर रूट के अंदर 3 स्क्वायर आ गया तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर के एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। और नीचे ए बी इंटू बी सी इंटू सी होके ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंडर रूट होके भी 4 एबीसी ही आपके पास आ जाएगा। सही बात है क्या, बराबर से क्लियर बात, ठीक है ना? अगर अपन अभी ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक एस चिपका देते हैं, यहाँ पे एक एस चिपका देते हैं, तो ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा भाई, ये डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा ना, 4r इंटू डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा और इधर आ जाएगा एबीसी इंटू एस। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है? तो एक और रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले कि डेल्टा इज इक्वल टू एबीसी बाई 4 डेल्टा इज इक्वल टू कैपिटल आर, सर्कल में पढ़ाया था। तो इस आर का वैल्यू अगर अपन चिपकाते हैं कि आर अपॉन एबीसी, आर ये आर अपॉन 4r अपॉन एबीसी, यहां से क्या हो जाएगा, 1 बाई डेल्टा हो जाएगा। तो ये 1 बाई डेल्टा अगर है तो डेल्टा बाई एस बन जाएगा और डेल्टा बाई एस आपका क्या बन जाएगा, स्मॉल आर बन जाएगा। तो ये स्मॉल आर का वैल्यू इसके इक्वल आ गया ना, 4 इंटू कैपिटल आर इंटू साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप याद कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, चाहो तो ये सारे चीज जितना याद रहेगा आपका, अभी तो एक बार आप याद रखोगे, बट ऐसा नहीं कि अभी याद रखोगे तो 2 साल याद रह जाएगा, बट एग्जाम जाने से पहले ये सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज याद जरूर रख देना। और ये याद तभी रहेगा, ये याद तभी रहेगा अगर कंटिन्यूअसली इसके ऊपर रिवीजन आता है तो। क्लियर है, समझ आ रहा है? चलिए अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी काफी सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें ऐसा खास करके कुछ है नहीं। ठीक है, आराम से आप चाहो तो खुद से भी प्रूफ कर सकते हो। तो देख लीजिए क्या है इसमें, r इज इक्वल टू a साइन b बाई टू, a साइन b बाई टू इंटू साइन c बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस a बाई टू। यही तो अपने को प्रूफ करना है ना भाई, सही है, क्लियर है? तो अपन जब यहां से क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। हाँ, मतलब इनडायरेक्टली मैं यहां से ऐसे भी प्रूफ कर सकता हूं, a का वैल्यू निकाल सकता हूं ना इन टर्म्स ऑफ r। तो a का वैल्यू क्या होगा, देख ले, a का वैल्यू मैं निकाल के दिखाता हूं। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, bd प्लस cd हो जाएगा ना, और bd क्या होगा आपका, अगर मैं ध्यान से देखूं तो bd क्या हो जाएगा, देखो bd अगर मैं ध्यान से देखूं तो r बाई bd इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये tan b बाई 2 हो जाएगा ना, ये तो b बाई 2 हो जाएगा क्योंकि ये एंगुलर बाइसेक्टर है तो इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। तो bd का वैल्यू अगर मैं ध्यान से देखूं तो r डिवाइडेड बाई tan b बाई 2 हो जाएगा, सही है क्या? और cd का वैल्यू अगर मैं ध्यान से देखूं तो r डिवाइडेड बाई tan c बाई 2 हो जाएगा। तो r अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos b बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन b बाई 2, और अगर मैं इधर से बोलूंगा तो ये cos c बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन c बाई 2 आ जाएगा। सही बात है क्या? तो यहाँ से अगर अपन कॉमन वगैरह एलसीएम वगैरह लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2 आ जाएगा और ऊपर साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b होकर के साइन ऑफ b प्लस c डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। सही बात है क्या? अभी b प्लस c डिवाइडेड बाई 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली पाई बाई 2 माइनस a लिख सकते हैं ना, सॉरी पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा आपका cos a बाई 2 बन जाएगा। सही बात है क्या?
क्लियर है? तो देख ए का वैल्यू ये आ गया ना, तो आर का वैल्यू यहां से निकाल दे तो ए इंटू दैट डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई 2 आ जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। क्लियर है क्या? सिमिलरली इस चीज को आप इस फॉर्मेट में भी एक्सप्रेस कर सकते हो और इसी चीज को ये फॉर्मेट में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। सारी चीज प्रूफ के साथ लिखोगे, ऐसा नहीं कि आप ऐसे चिपका दिए पहले और फिर प्रूफ करते जा रहे हो, बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है ना? एक एक पॉइंट लिख के एक एक पॉइंट का प्रूफ करोगे एंड देन अगला पॉइंट लिखोगे। समझ आ रहा है ना? क्लियर है? क्लास की तरह ही लिखोगे। अगर क्लास में होते तो मैं पहले आके आपके सामने बैठ के बिना कुछ बोले इतना कुछ बोर्ड बढ़ता गया, नहीं बोलता ना। एक एक टॉपिक में आपको बोलता और एक एक टॉपिक आपसे खुद से निकाल फिर आपको देता करने के लिए, आप नहीं कर पाए तो मैं करके देता, फिर जाकर के इस टॉपिक में चलता, अगला प्रॉपर्टी में चलता। अभी तो लिख रहा हूं बुक के तरह और फिर एक साथ मैं बता रहा हूं, बट उस वक्त अगर क्लास में मेरे सामने होते तो एक टॉपिक पढ़ाता तो एक टॉपिक खत्म करके अगला प्रॉपर्टी में चलता। समझ आ रहा है ना? तो जैसे उधर पढ़ाता उसी फीलिंग के साथ आपको नोट्स भी बनाना चाहिए ना भाई। क्लियर है? नहीं तो फील बहुत कम आएगा, रिवीजन के टाइम बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जो आपका की पॉइंट है उस वक्त आपको बहुत ज्यादा तकलीफें हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? अगले पॉइंट में चलते, डिस्टेंस ऑफ इनसेंटर फ्रॉम वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स और इनसेंटर के बीच का डिस्टेंस, दैट इज ए और आई के बीच का डिस्टेंस हमारे को निकालना है। सही बात है क्या? क्लियर है? चलो तो यहां से अपन जने क्या कर सकते हैं देख लेते हैं। ए और वर्टेक्स के बीच का अगर डिस्टेंस निकालते तो ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हैं ना अपन। अपने को कोई भी डिस्टेंस निकालना है ना इस ट्राइंगल के अंदर, सिर्फ एक ही चीज ढूंढना है, वो क्या है? वो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढो, काम खत्म करो। ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं दिख रहा है आपको? ए एफ आई बराबर से ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हो जाएगा आपका इन रेडियस और ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल ऑब्वियसली ए बाई 2 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? ये कंप्लीट एंगल ए है, दिस इज योर एंगुलर बाइसेक्टर, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? ए बाई 2 ही हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां से ए आई आराम से निकाल सकते हैं। आर डिवाइडेड बाई ए आई इज इक्वल टू साइन ए बाई 2, तो ए आई का वैल्यू आ जाएगा आर टाइम्स ऑफ कॉसेक ए बाई 2। क्लियर है क्या? सिमिलरली अगर आप बी आई निकालना चाहते हो तो ये कॉसेक बी बाई 2 आ जाएगा, और अगर आप सी आई निकालना चाहते हो तो ये कॉसेक सी बाई 2 आ जाएगा। क्लियर है? एकदम सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है ही नहीं। समझ आ रहा है? आगे चलते हैं और भी पॉइंट करते चलिए। अभी अपन क्या निकालते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम वर्टिसेस। ठीक है, ट्राइंगल का वर्टेक्स से आप सर्कल के ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं। याद है आपको? क्लास 10th में आप एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए होंगे, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर टेंजेंट खींचो तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है, दैट इज यहां तक जो लेंथ होगा यहां तक वही लेंथ होगा एग्जैक्टली। ये आप प्रूफ भी करके आए हो विद द हेल्प ऑफ दिस पाइथागोरस कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? राइट एंगल ट्राइंगल ये बनेगा, आप जानते हो। पाइथागोरस लगाओगे तो ये आराम से ये दोनों लाइन क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। ये आप जानते हो ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी। तो अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट, दैट इज एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे, ये तो इन सर्कल है, तो इस इन सर्कल के रिस्पेक्ट में एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो गया? ए बी सी, दैट इज वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल हो गया। तो ए से अगर मैं उसका बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट ए एफ और ए ई इक्वल होगा, बी एफ और बी बी इक्वल होगा, और सी बी और सी ई भी इक्वल होगा। तो ये तीन पार्ट आपके पास आ गया। अब इसका वैल्यू क्या होगा अगर आप निकालना चाहो तो? ये बी डी का वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे? सिंपल सा लॉजिक है, देखो ये बी डी का वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं, है ना? अपन इतना सा बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि सर आर डिवाइडेड बाई बी डी विल बी योर टेन डी बाई 2। सही बात है? तो बी डी का वैल्यू क्या आ जाएगा? बी डी का वैल्यू आ जाएगा आर डिवाइडेड बाई 10 डी बाई 2। एंड व्हाट इज योर आर डिवाइडेड बाई 10 डी बाई 2? दिस इज एस माइनस बी। क्लियर है? ये आ जाएगा एस माइनस ए और ये आ जाएगा एस माइनस, सॉरी यार, ये एस माइनस ए एफ जो आएगा, ए एफ और ए, ये एस माइनस ए बिल्कुल सही है, बट ये हो जाएगा एस माइनस सी, बिकॉज सी डी है ना, ये सी डी है और सीई है, तो बिल्कुल यहाँ पे एंगल सी पार्टिसिपेट करेगा, तो ये एस माइनस सी आएगा। 10c/2 हो जाएगा आपका, एस माइनस सी आएगा। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? तो ये एकदम सिंपल एक लाइन का प्रूफ है ना? ये सब आराम से अगर मैं ना भी करूं ना तो भी आपको निकालना चाहिए था आराम से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, एकदम सिंपल प्लेटफॉर्म है और उसमें आप आराम से बिल्कुल जी जान लगा करके चीजों को कर सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। ठीक है क्या? समझ आ रहा है मेरी बात? पक्की बात? आगे बढ़ते चलो। ठीक है, अभी हमारे को क्या निकालना है? लेंथ ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर से पहले मीडियन का लेंथ निकाले थे ना, अभी एंगुलर बाइसेक्टर का लेंथ निकालना है। दैट इज एपी का लेंथ निकालना है, बीक्यू का लेंथ निकालना है और सीआर का लेंथ निकालना है। ये तीनों लेंथ लिखा हुआ है। अभी इसको प्रूफ कैसे करेंगे? अगर थोड़ा सा अकल लगाते तो प्रूफ कर सकते हैं आराम से। ठीक है, पहले तो अपन ने डायरेक्टली क्या लगा दिए थे? ट्राइंगल में कोसाइन रूल लगा दिए थे। ठीक है ना? ट्राइंगल में कोसाइन रूल। बट अगर और अच्छे से आप करना चाहो तो बिना कोसाइन रूल लगा के भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोसाइन रूल से अगर ट्राई करना आप कर लेना। उस वक्त कोसाइन रूल लगा के हम सेफ साइड में रह गए थे। क्यों? बिकॉज हमें सीपी जो था वो ये
a/2 हो गया था, बिकॉज ये मिड पॉइंट था। अब की बात तो ये मिड पॉइंट नहीं है, तो हम फंस जाएंगे कोसाइन रूल लगा के शायद। तो अगर मैं दूसरा कोई तरीका आपको बोलूं तो आप ऐसे कर सकते हो ना कि ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया होगा ना दोस्त, वो किसके इक्वल हो जाएगा? ट्राइंगल एबीपी का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीपी। क्लियर है क्या? तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होता है? ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, तो उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बीसी साइन ए इंटू सी इक्वल टू सी ए, हाफ इंटू सी ए साइन बी इक्वल टू हाफ इंटू ए बी साइन सी। तो इसको अगर मैं ए बी और ए सी के टर्म्स में लिखना चाहूं तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी, दैट इज ये क्या आएगा? हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी का मतलब क्या है? बीसी हो गया ना, है ना? तो बीसी अगर है तो क्या आएगा? इंक्लूडेड एंगल आएगा। बी और सी का इंक्लूडेड एंगल कौन है? साइन ए है। और इसको अगर मैं लिखूं हाफ एबीपी, एबीपी का क्या लिख सकता हूं? एबीपी में एपी को जरूर रखूंगा मैं, क्योंकि एपी मुझे निकालना है। सही बात है ना? तो एपी को अगर मैं रखूं और साथों साथ में किसको रखूंगा? ऑब्वियसली बोलो, अगर मैं एपी को यहाँ पे रखूं तो इसके साथ में इसको रख सकता हूं ना, ये एंगल को, ये क्योंकि ये ए पे आया है तो मैं चाहूंगा कि ये भी ए पे आए। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं एपी के साथ किसको लेना पसंद करूंगा? एबी को लेना पसंद करूंगा। और अगर मैं एबी को लेता हूं तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा a/2। तो मैं बीच में एंगल किसको लूंगा? साइन a/2 लूंगा। ठीक है, प्लस हाफ इंटू एपी इंटू एसी इंटू साइन a/2। सही बात है क्या? क्लियर है क्या? तो यहां से एपी डिवाइडेड बाई 2 कॉमन आ जाएगा, है ना? और इंटू साइन a/2 भी कॉमन आ जाएगा। सही है क्या? और अंदर क्या आ जाएगा? ए बी प्लस ए सी, दैट इज बी प्लस सी। सही बात है क्या? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाफ इंटू बीसी इंटू साइन ए को अपन 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 लिख देते हैं। ठीक है क्या? तो यहाँ पे 2 साइन a/2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से एपी का वैल्यू क्या आ जाएगा? एपी का वैल्यू आ जाएगा 2bc बाई बी प्लस सी इंटू कोसाइन ऑफ a/2। सही बात है क्या? तो ये आ जाएगा तेरा एपी का वैल्यू। सही है, तो ये एग्जैक्टली निकल करके आ गया। तो एरिया का कंसेप्ट से यहाँ पे अपन ने निकाल दिया। यहाँ पे कोसाइन रूल को अपन सिर्फ इसी कारण से अवॉइड कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हमें ये लेंथ जो है वो आपकी बार नहीं पता। इस लेंथ को निकालने के लिए आप बोलोगे सर सीपी का लेंथ तो पता है, ये लेंथ अगर ये सीपी का वैल्यू आप यूज करना चाहते हो देन गो फॉर कोसाइन रूल, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, सेम रिजल्ट टू यूजिंग कोसाइन रूल प्रूफ करके दे, इन टर्म्स ऑफ पूरा साइड लेंथ आ जाएगा। ठीक है, अगर तू ये सीपी का वैल्यू यहाँ पे ए बी बाई बी प्लस सी लिखता है ना, और इस एसी को तुम बी लिखते हो और ये एंगल सी का फॉर्मूला यूज करते हो, तब आराम से तुम एपी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइड लेंथ निकाल सकते हो। अभी भी अगर मैं cos a/2 का डायरेक्टली हाफ एंगल फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं तो ये पूरा साइड लेंथ में आ जाएगा। ठीक है ना? बट मैं यहां तक मैं जा नहीं रहा हूं। अगर आप फॉर्मूला अगला फॉर्मूला बना के रखना चाहते हो, इसी का अगला पार्ट बना के रखना चाहते हो, तो इस cos a/2 का हाफ एंगल फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो। या फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बता रहा हूं, जिस तरीके से आपने लेंथ ऑफ मीडियन निकाले थे उसी तरीके से मैं आपको लेंथ ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर भी बता रहा हूं कि आप इस चीज को ए बी बाई बी प्लस सी लिख देना। और ए बी बाई बी प्लस सी ये कहां से मिला? यहां से मिला। सही बात है क्या? तो एग्जैक्टली हमारे को एपी मिल जाएगा, बिकॉज ये साइड पता है, ये साइड पता है और इंक्लूडेड एंगल पता है। ठीक है, और ये कॉस सी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एबीसी वो भी हमें कोसाइन रूल से पता है। तो एक बार हम इस ट्राइंगल में कोसाइन रूल लगा देंगे और एक बार ट्राइंगल एबीसी में कोसाइन रूल लगा देंगे, जहां पे हम कॉस सी का वैल्यू लिखेंगे a² प्लस b² माइनस c² अपॉन पाई से भी तो हो जाएगा। सही बात है क्या? तो एग्जैक्टली यही फीलिंग का जरूरत है हमें, और वही चीज अगर हमें समझ में आ गया तो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से चीजें हो जाएगी। क्लियर है क्या? सही बात है। अभी लेंथ ऑफ मीडियन में हमने ये एंगल निकालना भी स्टडी किए थे, ये एंगल कैसे निकाले। अभी यहाँ पे तो ये एंगल डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। बोले कैसे सर? कि सर सम एक्सटीरियर एंगल, इस ट्राइंगल को अगर तू ध्यान से देखेगा, कौन सा ट्राइंगल? ए बी पी, तो क्या पता चलेगा? ये एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा एंगल a/2 और ये हो जाएगा b, दैट इज थीटा विल बी इक्वल टू a/2 प्लस b। अभी a/2 और b दोनों तो नोन एंगल है, सबको पता है ना, एंगल सब ट्राइंगल है, तो आराम से थीटा का वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगला पॉइंट में यहां से और 3 फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइड लेंथ, चाहे आप हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करो या फिर अभी जो मैंने बोला कि सेकंड प्रूफ, वो भी आप लिख के रखना। सारी चीज जो भी डिस्कस कर रहा हूं सब कुछ लिख के रखो, और फिर अगला पॉइंट में जाकर के आप ये भी लिख के रखना कि थीटा इज इक्वल टू a/2 प्लस b। ये भी अपन आराम से यहां से निकाल सकते हैं। सही बात है क्या? क्लियर है? अगर आप बोलते हो कि सर a/2 और b का तो इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, तो हम करें क्या एग्जैक्टली? तो दोनों तरफ आप कुछ भी लगा दो ना, क्या दिक्कत? टेंशन क्यों कर दो? दोनों तरफ साइन लगा दो। उधर भी हमने साइन का फॉर्मूला निकाले थे ना, तो दोनों तरफ साइन लगा दो तो साइन थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन a/2
ठीक है, cos b प्लस cos a बाई 2 इंटू साइन b। ठीक है, तो अभी टेंशन क्यों करता है, तो साइन cos b का फॉर्मूला पता है लगा दे, cos a बाई 2 भी पता है लगा दे, साइन a बाई 2 हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दे, और साइन b को क्या लिखेगा, साइन b को 2 साइन b बाई 2 cos b बाई 2 लिख दे। ठीक है, और यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दे, क्या दिक्कत है, आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ साइड लेंथ। उधर भी तो साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइड लेंथ ही निकाल के रखे थे ना, इधर भी आ गया इन टर्म्स ऑफ साइड लेंथ। समझ आ रहा है ना, तो एग्जैक्टली ये सब मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ा सा बस रिलेशंस को यूज करते जाना है। अभी टॉपिक पढ़ रहे हो तो सब कुछ एकदम आसान लगेगा, बट 2 दिन जाने को ना अगर मैं पूछा इधर से जो पढ़ा रहा हूं एग्जैक्टली वही पूछा, क्योंकि उसके बाहर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समझ में आ रहा है ना, उससे बाहर कुछ पूछ ही नहीं सकता आपको, जो है सब कुछ बता रहा हूं, जो है जितना आपको मिल सकता कुछ भी निकाल के देख लेना, किसी भी बड़े से बड़े कोचिंग का, बड़े से बड़े टॉपर बैच का मटेरियल निकाल करके देख लेना कि टीचर उधर पढ़ाता क्या, जो पढ़ाता है एग्जैक्टली उससे ज्यादा कंटेंट में तेरे बता दी। और ये झूठ बात नहीं बोल रहा, सच बात बता रहा, करके देखियो फिर जाकर के बोलना कि सर आपने ये छोड़ दी, वो छोड़ दी, फलाना छोड़ दी। अगर निकाल सकते हो निकाल, तो मैं आपको बता तो रहा हूं। समझ आ रहा है, चीजें वही है और कुछ नहीं है, बट यहाँ पे मिक्स किया जाएगा आपको, आप मिक्स करोगे तो आप फंस जाओगे। समझ में आ रहा है ना, तो इसीलिए ये सब एकदम टिप्स में फॉर्मूले याद होने चाहिए। समझ में आ रहा है ना, इससे ये कैसे जाएंगे, इससे ये कैसे जाएंगे, ये इंफॉर्मेशन देगा तो वो करेंगे, वो इंफॉर्मेशन देगा तो ये करेंगे, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। और ये क्लियर तभी होगा जब अपने को प्रैक्टिस बढ़िया से होगा और रिवीजन बढ़िया से होगा। 2 ही फैक्टर इस चीज पे आपको मास्टर बना सकता है, एक प्रैक्टिस, दूसरा रिवीजन। समझ में आ रहा है ना, नए सवाल का प्रैक्टिस तो करना ही होगा, साथों साथ रिवीजन भी करना होगा। क्लियर है क्या, तो बढ़िया से एकदम लिखिए, अगर समझ नहीं आता है साथों साथ पूछिए या फिर जूम के क्लास में पूछिए। बट ये सब याद रखने के लिए नोट्स बनाना सबसे जरूरी है। जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूं सारे एक एक पॉइंट नोट्स में डालो और अच्छे से ये सब रिवाइज करने की कोशिश करो, और चीजों को बहुत ही लिमिट करके याद रखने की कोशिश करो कि सर इतना सा याद रख लेंगे ना तो बाकी अपना आप ही निकल जाएगा। ठीक है, जब भी प्रैक्टिस करोगे, जब भी रिवीजन करोगे तो फॉर्मूले को रटना नहीं है, सोर्स स्टडी नहीं है। जब भी फॉर्म प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस या फिर रिवीजन का मतलब क्या है, रिवीजन जो बोल रहा हूं उसका मतलब ही क्या है, उसका मतलब है डेरिवेशन को खुद से दोबारा करना। जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना, उस वक्त रफ कॉपी में आप खुद को खुद पढ़ाओगे। समझ में आ रहा है ना, तब जाकर के ये सब टिप्स में याद होगा। अगर आप सोचते हो कि एक बार देख देख की कॉपी में याद कर लोगे, ये 9th 10th का गणित और 11th 12th का बोर्ड एग्जाम का गणित नहीं है, ये आईटी का गणित है, इसमें लेवल है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। तो इधर आपको प्रॉपर्ली क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर के टिप्स में चीजें याद होंगी। फॉर्मूला याद रख पाएगा क्या इतना, है ना, कम से कम 100 फॉर्मूला तो इसी चैप्टर में है, कैसे याद रखेगा, नहीं रख पाएगा। तो कम से कम चीजें याद रखना है और ज्यादा से ज्यादा टेक्निक्स को याद रखना है, ताकि अपन फॉर्मूला भूल भी गए तो उसको डिराइव करके निकाल पाए। समझ आ रहा है ना, बट ये आदत बनाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही गंदा आदत है। ठीक है, क्योंकि उधर आपके पास इतना समय नहीं होता आपका कॉम्पिटिटिव फॉर्मूला याद करके आपसे आगे चला जाएगा। समझ आ रहा है, क्लियर है। तो प्रॉपर्ली नोट्स बना लीजिएगा और याद करने का पूरा टेक्निक अपने अंदर फीड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर अपन कोई डाउट वगैरह होता है तो क्लास में पूछना या फिर कॉल करके पूछना। और अभी अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज हमारा लास्ट पार्ट जो है ऑर्थो सेंटर एंड पैरेलल ट्रायंगल का टॉपिक, वो देख लेते हैं। क्लियर है, चलिए। तो चलिए दोस्त, हमारा सेंट्रोइड, इन सेंटर और सर्कम सेंटर वाले टॉपिक तो खत्म हुआ। अभी हमारा लास्ट पार्ट है जो कि ऑर्थो सेंटर है ना। तो ऑर्थो सेंटर एंड पैरेलल ट्रायंगल, इस टॉपिक को हमें डिटेल में अभी स्टडी करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट सेगमेंट है, ज्योमेट्री थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई होगा यहाँ पे, तो ध्यान से थोड़ा सा पैशंस रख के समझ रखे। आईटी रिसेंट 15 साल में तो खास करके ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डाला नहीं है, बट फिर भी कभी भी डाल सकते वो लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपन। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल, आप जानते हो। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर जो भी होगा वो आप क्लियरली देख सकते हो। इनसाइड ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, 3 एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको अपन एज से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्थो सेंटर को ओ से नहीं, एज से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सेंटर को आई से, सेंट्रोइड को जी से, और सर्कम सेंटर को अपन कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्लियरली दिख रहा है इस साइड का एल्टीट्यूड तो यही होगा एडी। ठीक है, इस साइड का एल्टीट्यूड यही होगा एडी। क्लियर है, चलो इस साइड का जो एल्टीट्यूड है इसको अपन एक्सटेंड करना पड़ेगा, करके ये हो जाएगा एल्टीट्यूड बीएफ। ठीक है, और जो इस साइड का एल्टीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, इसको अपन एक्सटेंड करेंगे, इसको अपन एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला जो साइड आ जाएगा वो हो जाएगा आपका एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये तीनों ही एल्टीट्यूड एडी, सीई और बीएफ, इन तीनों एल्टीट्यूड को अगर एक्सटेंड करोगे तो देखोगे एक जगह पे मीट कर रहा है जो कि आउटसाइड ट्राइंगल एबीसी है। ठीक है, दैट इज सिमिलरली इन सेंटर की तरह ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में भी ऑर्थो सेंटर भी आउटसाइड ट्राइंगल लाई करता है। और आप ये भी पढ़ के आ रहे हो कि इन सेंटर भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में आउटसाइड ट्राइंगल होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल अगर अपन ध्यान से देखें तो ये हाइपोटेन्यूज का जो बाइसेक्टर होगा, ठीक है,
है ना। ये देखो एक चीज तो देखो कि बीसी के ऊपर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो एबी बन गया, और एबी के ऊपर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो बीसी बन गया, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं इसके ऊपर एल्टीट्यूड अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक है ना, इसके ऊपर अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं तो ये बात बता सकता हूं ना मैं क्लियरली, आराम से बोल सकते कि ये हो जाएगा एल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो ना कि ये एक एल्टीट्यूड हो गया, ये एक एल्टीट्यूड हो गया। दो एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसी के थ्रू तो तीसरा एल्टीट्यूड भी पास होगा ना, दैट इज ये पॉइंट जो है वो पॉइंट क्या हो जाता है, ये पॉइंट आपका क्लियरली एक ऑर्थो सेंटर की तरह काम करना शुरू हो जाता है। दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल में इन सेंटर क्या था, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, बट ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, जहां पे राइट एंगल फॉर्मेशन हो रहा होगा वही हो जाएगा आपका ऑर्थो सेंटर। दैट इज ये पॉइंट जो होगा ये पॉइंट भी हो जाएगा आपका ऑर्थो सेंटर। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है क्या? तो दिस इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सही बात है ना, क्लियर है? तो बढ़िया से बस इस टॉपिक को अच्छे से समझो और इसको निकालो, ठीक है, क्लियर है? तो ये समझना चाहिए। अभी इस जगह से आप ये भी सीख गए कि इस जगह से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं हाइपोटेन्यूज पे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब नहीं, यहां से कोई कंक्लूजन नहीं निकालता क्योंकि बाइसेक्ट तो कर नहीं पाएगा, बट इतना सा जरूर पता चला कि ये एक एल्टीट्यूड है, ये एक एल्टीट्यूड है, तो दोनों का एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हो जाएगा। तो इस पॉइंट से जो थर्ड एल्टीट्यूड है वो भी पास करेगा बिकॉज ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स, ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी। अभी इतना सा हिस्सा आप कॉपी में नोट कर लो दोस्त, ठीक है, क्योंकि जब तक आप इतना सा हिस्सा नोट नहीं करोगे, एक प्रॉपर्टी और बाकी है, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर इज इन एनी साइड होगा, इन एनी साइड ऑफ ट्राइंगल लाइज ऑन द सर्कम सर्कल। जैसे कि कैसे देखो, ये ट्राइंगल एबीसी है, सही बात है क्या? इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर एच है, क्योंकि परपेंडिकुलर ये मैंने ड्रॉ किया, ये भी परपेंडिकुलर, दोनों का इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर है। क्लियरली समझ आ रहा है? अब ये ऑर्थो सेंटर का बोल रहा है किसी भी साइड के अबाउट जो इमेज होगा वो उसी ट्राइंगल का सर्कम सर्कल में लाई करेगा। दैट इज हमारे को क्या शो करना है कि अगर मैं इन 3 पॉइंट के थ्रू एक सर्कम सर्कल बनाया तो इसका एच का इमेज हो जाएगा पी और पी का इमेज हो जाएगा एच अबाउट दिस लाइन टेकन एज मिरर। समझ में आ रहा है ना? दैट इज आपको इनडायरेक्टली ये शो करना है कि डीएच इज इक्वल टू डीपी। तो ये शो करने के लिए आपको क्या शो करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंसी, है ना? दैट इज आप कॉन्ग्रुएंसी का, ये दोनों ट्राइंगल अगर अपन कंसीडर करते हैं तो क्लियरली देख सकते हो ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गया और ये एंगल सी, ये भी एंगल सी, वो कैसे मैं आपको दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए जरा कि ये एंगल कितना है, सी है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस सी। अभी ये 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अभी ये अगर सी है तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो एक चीज, ठीक है ना। इसको अगर मैं कॉर्ड की तरह ट्रीट करता हूं तो एक सर्कल में एक कॉर्ड जो इस जगह पे जो एंगल सबटेंड करेगा वही एंगल तो इस जगह पे भी सबटेंड करेगा ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 9th में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो एबी कॉर्ड के थ्रू ये एंगल जो होगा ये एंगल भी वही होगा, मतलब ये एंगल सी है, ये एंगल सी है तो ये भी सी निकल गया और ये भी सी निकल गया, तो दो एंगल ट्राइंगल का इक्वल हो गया, तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया आसानी से, ठीक है। या फिर आप ये तो सिमिलरिटी हो गया, बट आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये कॉमन साइड है तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी भी, सॉरी आरएचएस में क्या बोल रहा हूं, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी भी बता सकते हो, एएएस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो एएएस के थ्रू ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अपन क्लियरली बोल सकते हैं सीपीसीटी से एचडी और पीडी जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर एचडी और पीडी इक्वल हो गया तो अपन क्लियरली बोल सकते हैं कि एच का इमेज हो जाएगा पी और पी का इमेज हो जाएगा एच अबाउट द लाइन बीसी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एसी साइड को लेता हूं तो ये पॉइंट को अगर मैं क्यू बोलता हूं तो एच ई और क्यू ई भी इक्वल होगा। सिमिलरली अगर थर्ड एल्टीट्यूड आप लेते हो तो इधर भी एच का इमेज आपको आर ही मिलेगा, दैट इज ये लाइन टी लाइन इक्वल होगा। सही बात है क्या, क्लियर है? तो पहले आप ये बेसिक ऑर्थो सेंटर का 4 प्रॉपर्टी को अच्छे से कॉपी में नोट कर लो। ये अगर आपका नोट हो गया तो फिर, क्योंकि मेरे को जगह निकालना होगा ना, बाकी इतने सारे प्रॉपर्टीज है, ठीक है। सबसे ज्यादा आप यहीं पे पढ़ रहे हो, याद रखें, ठीक है। इससे ज्यादा और कहीं पे पढ़ाया नहीं जाता है। इतने सारे प्रॉपर्टी पेडेंट एंगल टॉपिक ही नहीं सुनता है कोई नाम कहीं पे भी, क्योंकि इसका जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी आईआईटी बहुत पहले सवाल पूछा है तो मेरा जिम्मेदारी बनता है कि इस टॉपिक को भी पढ़ाना। आज से 15-20 साल बहुत पहले पूछा तो है ना सवाल, तो पहले इस टॉपिक को निकाल दो, आप कॉपी में लिख लो अच्छे से, फिर अपन जगह निकालते हैं, फिर एक एक एक्सप्लेन करते जाएंगे धीरे धीरे। सही बात है क्या, क्लियर है? क्योंकि इतने सारे प्रूफ्स करने के लिए मेरे को जगह चाहिए होगा ना भाई, अगर जगह नहीं दोगे तो कैसे चलेगा, काम कैसे चलेगा। सही बात है क्या,
क्लियर है? अभी देखो हमें क्या निकालना है, जो इन सेंटर में प्रॉपर्टीज किए थे वो सारे के सारे एग्जैक्टली करेंगे। डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टिसेस एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, दैट इज हमें क्या निकालना है। यार मेरा मार्कर पेन खत्म हो गया, बड़ा तकलीफ हो रहा है, कुछ ब्लैक पेन लेकर के आएंगे तो अच्छी बात है। हमें क्या निकालना है, हमें AH निकालना है और HF निकालना है, एक की बात करें, फिर हमें HB निकालना है, HDB निकालना है, और फिर हमें HCB निकालना है और HEB निकालना है, ठीक है। तो पहले हम वर्टिसेस का डिस्टेंस निकाल देते हैं ऑर्थो सेंटर से, ठीक है, दैट इज AH, ठीक है। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से समझो। आप एक चीज समझ रहे हो, यहां से समझना एक चीज कि अगर मैं ABE ट्राइंगल, मैं बस दिखा करके दे दूंगा, प्रूफ तो आपको ही करना पड़ेगा। अगर मैं ABE ट्राइंगल कंसीडर करूं तो क्लियरली समझ आ रहा है कि अगर मैं इस एंगल का बात करूं तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, देखिए ये 90 डिग्री है, ये कंप्लीटली A एंगल है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस A, ठीक है, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस A। अभी ध्यान से देखना, दिख रहा है क्या 90 माइनस स्क्रीन में आ रहा है जो देखा, हाँ आ रहा है बराबर। तो ये 90 माइनस A है, ये आपको समझ आ रहा है, तो ये 90 माइनस A। अभी फील करना जरा, अभी फील करना, अगर ये 90 माइनस A है ना, तो यहां से 90 माइनस A अगर पता चला, अच्छा एक और एंगल निकाल सकते हैं, ये एंगल क्या हो जाएगा बोलो तो, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस A, सही है क्या, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी A है, तो ये एंगल 90 माइनस A हो जाएगा। तो अगर मैं ट्राइंगल ACF को कंसीडर करूं, ACF को, तो हमारे को क्लियरली यहां से समझ में आ जाएगा ना कि अच्छा इस ट्राइंगल का कोई एंगल का जरूरत होगा ना, इस ट्राइंगल का एंगल कहां से निकालेंगे, ये भी सवाल है, सही बात है, ये भी तो सवाल है ना, इस ट्राइंगल का एंगल कैसे निकालेंगे, बिकॉज अगर मैं ट्राइंगल AFH को कंसीडर करूं और मेरे को निकालना है HF और AH, दोनों के दोनों AFH वाले ट्राइंगल से निकल के आ जाएगा, ये मेरा उम्मीद है, बिल्कुल पता चल रहा है, बट कोई ना कोई एंगल तो चाहिए होगा ना मेरे को, एंगल अगर पता नहीं चलेगा तो कैसे निकालेंगे अपन, ये भी सही बात है, और एक साइड लाइन तो चाहिए होगा, तो AF तो मैं इस ट्राइंगल से आराम से निकाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एंगल पता चल गया। बट AF के साथ साथ अगर कोई एंगल भी पता चल जाता है इस ट्राइंगल में तो और अच्छा होता। तो कोई एंगल अपन कैसे निकालेंगे इस ट्राइंगल में, कोई एंगल का जरूरत नहीं है ना, एंगल तो पता ही है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो क्या दिक्कत है। देखो इसको मैं थोड़ा जूम करके बना रहा हूं, ये सबको मैं इरेज कर रहा हूं धीरे धीरे, ठीक है, ये देखो फील करना पड़ेगा, ये A है, ये F है, ये H है, ये 90 डिग्री है भाई, तो AF का वैल्यू क्या हो जाएगा, देख इस बड़े वाले ट्राइंगल ACF से देख क्या निकाल सकता है, ACF से अपन बोल सकते हैं ना, AC तो हो गया B, ठीक है, ये हो गया 90 माइनस A, तो AF मुझे निकालना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि cos ऑफ 90 माइनस A इज इक्वल टू AF बाई B, तो AF का वैल्यू हो जाएगा B इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस A, जो कि हो जाएगा B साइन A, तो ये हो गया B साइन A। अभी मुझे ये निकालना है और ये निकालना है, तो आराम से कर लो, एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, इसका एडजेसेंट हो जाएगा आपका, ये बेस मान लेते, ये परपेंडिकुलर मान लेते, तो हो जाएगा आराम से। अच्छा एंगल तो एक ना एक एंगल तो चाहिए, ये 90 डिग्री है, अभी या तो ये एंगल चाहिए होगा, ये एंगल कैसे निकालेंगे हम बोलो। अच्छा ये एंगल निकाल सकते हैं क्या, ये एंगल कैसे निकालेंगे भाई, ये तो तकलीफ हो जाएगा, बहुत दर्द हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। 90 माइनस A/2 हो गया ना, ये 90 है, मतलब ये एंगल हो जाएगा A, ये एंगल हो जाएगा A, बट ये एंगल A होकर के तो फायदा नहीं होगा ना, फायदा होगा क्या, फायदा तो नहीं होगा हमें, यार एंगल का कमी आ रहा है यार, एंगल अगर पता चल जाता तब तो हो जाता आराम से। AH आ रहा है 2R cos A, तो अगर मैं इसको 2R cos A बोल देता हूं तो दिस डिवाइडेड बाय दैट, फिर सिंपल सा निकल करके आ जाता, बट एंगल का चक्कर है, एंगल मालूम नहीं पड़ रहा है, एंगल कैसे निकालेंगे जनाब, एंगल बोलो, एंगल कैसे निकालेंगे यार। ABE से ये तो पता चल रहा है ये 90 माइनस A है,
बट हमें तो चाहिए अंदर वाला एंगल ना। तो अंदर वाले एंगल को अपन कैसे निकाल सकते हैं यार? मुसीबत वाला सिचुएशन आ गया यार, बड़ा डिफिकल्ट है ये सब ज्योमेट्री। अंदर वाला एंगल कुछ काम ही नहीं कर रहा दिमाग में यार। अंदर वाले एंगल अपन कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं सोचूं ध्यान से, तो ये आ गया आपका एंगल ए, ये आ गया आपका, हाँ इन दोनों में से कोई भी एक एंगल पता चलने से हो जाता है यार काम। क्लिक नहीं कर रहा है यार दिमाग में, जंग लग गया है, इसको चलाना पड़ेगा। ये साइड और ये 90 डिग्री है ना भाई, ये 90 डिग्री है। क्यों ना अपन AH और FH पे सोचते हैं प्रॉपरली। AH और FH पे अगर सोचे A इंटू H और F ऑफ H पे, तो ये क्या निकल करके आने का चांस बन रहा है? पता नहीं यार, कोई हवा नहीं लग रहा है अच्छे से। AH और FH, जब तक एंगल मालूम नहीं पड़ेगा तब तक कैसे करे भाई? 90 माइनस A है ये, -A है ना। अच्छा ये 4 पॉइंट तो कौन साइक्लिक होगा ना, ये तो एक सर्कल बन जाएगा। ये अगर सर्कल बनता है, ये जो एंगल होगा वही एंगल किधर मिलेगा? कहीं से नहीं मिलेगा भाई। डायगोनल जब तक नहीं बनेगा तब तक तो होगा नहीं ना कोई बातचीत, फायदा नहीं होगा यार। पता नहीं, ये नहीं आ रहा अच्छे से, दिमाग खराब हो रहा है यार। चलो यार मेरे को सोचना पड़ेगा, एक बार मैं पॉज लेकर के ये एंगल सोच लेता हूँ, देन वापस शुरू करते हैं अपन। अरे यार दिमाग काम करना बंद कर दिया। ये देखो, ये 90 डिग्री है, ये एंगल B है, तो ये एंगल आराम से 90 माइनस B होगा ना। जैसे ये निकाला वैसे ही तो निकाल सकते हैं। तो ये 90 माइनस B हो गया। अगर ये 90 माइनस B हो गया तो आराम से आप निकाल सकते हो। बोले कैसे? कि कोसाइन लगा दो, cos ऑफ 90 माइनस B क्या आ जाएगा? B साइन A डिवाइडेड बाई AH आ जाएगा, ठीक है। तो ये AH का वैल्यू क्या आ जाएगा? B साइन A डिवाइडेड बाई साइन B, ये तो साइन B हो जाएगा ना, तो B साइन A बाई साइन B हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो AH का वैल्यू आ रहा है B साइन A बाई साइन B, तो AH का वैल्यू यहां से आ रहा है B साइन A डिवाइडेड बाई साइन B। अभी देखो B बाई साइन B को अपन क्या लिख सकते हैं? B बाई साइन B को अपन ट्वाइस R लिख सकते हैं ना। थोड़ी देर पहले सर्कम सर्कल का प्रॉपर्टी में पढ़ाया था, B बाई साइन B ट्वाइस R के इक्वल होता है। तो ये आ गया ट्वाइस R। O से क्या लिख रखा है यार? ट्वाइस R साइन ही होगा ना, क्या बातचीत चल रहा है? ट्वाइस R साइन होना चाहिए। O से क्या लिख रखा है? ये B साइन A नहीं होगा क्या? इस ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल से ये B है, ये 90 डिग्री है, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AF बाई B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अच्छा एंगल तो ये है ना, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यार। तो दिस अपॉन दैट हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस A, तो ये कॉस A हो जाएगा। सॉरी यार, ये कॉस हो जाएगा। यहाँ पे ये भी कॉस आएगा, यहाँ पे भी ये कॉस आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? कॉस बन जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो ये ट्वाइस आर कॉस से सिमिलरली आप ट्वाइस आर कॉस भी ट्वाइस आर कॉस से निकाल सकते हो और याद रख सकते हो। प्रॉपर्ली करते रहना, ये सब आराम से हो जाएगा। FH, EH और DH ये तो आप इस ट्राइंगल से निकाल दोगे ना। एक बार आपने कोसाइन लगाए, अभी आप साइन का साइन ऑफ 90 माइनस B करो तो क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 90 माइनस B करोगे या फिर tan करो, tan ऑफ 90 माइनस B करोगे तो ये FH बाई B कॉस A आएगा। तो FH का वैल्यू क्या हो जाएगा? B cos A इंटू tan 90 माइनस B दैट इज cot B, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा cos B बाई साइन B। तो B बाई साइन B को अपन ट्वाइस R लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ट्वाइस R cos A इंटू cos B। ये देखो फॉर्मूला आ गया। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? तो थोड़ा सा शांति दिमाग से अगर देखते रहोगे तो ये सब ज्योमेट्री विजुअलाइज हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त। क्लियर है क्या? और अच्छे से सारे टॉपिक्स जो भी बता रहा हूं यहाँ तक, अभी तक जहां तक बोला, अच्छे से प्रूफ वगैरह करके एक एक चीज क्लियर करके फिर तभी आप पैटर्न ट्रायंगल पे जाओ, अदरवाइज ये समझ नहीं पाओगे और थोड़ा बहुत डिफिकल्ट पार्ट आएगा पैटर्न ट्रायंगल में। सही बात है क्या? क्लियर है? इसीलिए इस चीज से नफरत करते बच्चे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले इतने ज्यादा है, प्रॉपर्टी इतना ज्यादा है, क्या करेंगे। पैटर्न ट्रायंगल क्या होता है? देखो
कि अगर मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं और उस ट्राइंगल में ये मेरा 3 एल्टीट्यूड है, ये मेरा 3 एल्टीट्यूड है, ठीक है। मान लो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो ऑर्थो सेंटर इनसाइड है। तो इन एल्टीट्यूड्स का जो 3 फीट है ना, तो इन तीनों फीट को लेकर के अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल ट्राइंगल बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना। दिस ट्राइंगल DEF इज नोन एज पैरेलल ट्राइंगल, है ना। अगर मैं एल्टीट्यूड्स का मिड पॉइंट्स को एल्टीट्यूड्स का फीट को लेकर के अगर एक ट्राइंगल बनाता हूं तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पैरेलल ट्राइंगल। यहाँ पे ये जो ट्राइंगल शेडेड ट्राइंगल दिख रहा है ये हो जाएगा आपका पैरेलल ट्राइंगल, सही है। अभी हमें क्या निकालना है, ये अभी हम जो भी करेंगे ना वो सारे के सारे एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए करेंगे। ये जो भी प्रॉपर्टी हम स्टडी करने वाले हैं ये सारे के सारे प्रॉपर्टी किसके लिए वैलिड है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए। बिकॉज अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है तो एल्टीट्यूड बाहर हो जाता है, आप जानते हो। तो ऑब्ट्यूज और राइट एंगल के लिए अपन नहीं कर रहे, है ना। अपने को एक्यूट एंगल ट्राइंगल अगर पढ़ लेते हैं तो भी मोर देन सफिशिएंट है। ऑब्ट्यूज और राइट एंगल नहीं, सिलेबस में नहीं चाहिए ये सब, ठीक है। तो सिर्फ पैरेलल ट्राइंगल जो हम स्टडी करने वाले हैं वो किसके लिए, पैरेलल ट्राइंगल किसके लिए अपन स्टडी करने वाले हैं, याद रहे सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए। अगर आपका ज्यादा इंटरेस्ट है ज्योमेट्री में, है ना, ओलंपियाड वगैरह पे अगर आप ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्राइंगल करो। अदरवाइज ये नेसेसरी नहीं है, आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत से ज्यादा चीज पढ़ा दिया। एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, साइड्स निकालना है, एंगल्स निकालना है। तो साइड्स कैसे निकाल सकते हैं, देख ये साइड निकालना है ना, EF निकालना है, DEF निकालना है, DE निकालना है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, जरा ध्यान से देख। एक चीज अगर मैं बोलूं कि इस ट्राइंगल AFE में कोसाइन रूल लगा दो ना, आप बोलोगे सर AF कहां से पता चलेगा, तो ये B है, ये ये C है, सॉरी ये A है, ये B है, ये C है। तो आप बोल सकते हो ना कि सर अगर ये B है ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल ये B है, ये एंगल A है, ठीक है ना। तो ये AF कितना आ जाएगा, ये AF क्या हो जाएगा, AF डिवाइडेड बाई B हो जाएगा कॉस है, तो AF का वैल्यू B कॉस A हो जाएगा। क्लियर है क्या। और सिमिलरली अगर मैं AE का बात करूं तो AE क्या हो जाएगा, AE पे अपन बोल सकते हैं ना कि ये हो जाएगा, मान लो AE डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ A, ठीक है। तो AE का वैल्यू हो जाएगा C कॉस A, सही बात है क्या। AE डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू हो जाएगा कोसाइन ऑफ A, तो ये हो जाएगा C कॉस A, सही बात है ना। तो इस चीज को अगर मैं अगर कोसाइन रूल लगा देता हूं यहाँ पे फॉर एंगल A, तो हमारे को क्या मिलेगा, कॉस ऑफ A इज इक्वल टू B स्क्वायर कॉस स्क्वायर A प्लस C स्क्वायर कॉस स्क्वायर A माइनस EF स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस BC कॉस स्क्वायर A, सही है क्या। क्लियर है भाई। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो EF स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर A, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर A माइनस ट्वाइस BC कॉस क्यूब A, सही बात है क्या। क्लियर है। तो यहां से अगर मैं कॉस स्क्वायर A कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस ट्वाइस BC कॉस A आ जाएगा। क्लियर है क्या, सही है ना। तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस ट्वाइस BC कॉस A क्या हो जाएगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस ट्वाइस BC कॉस A क्या हो जाएगा, A स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा A स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो EF का वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगा, EF का वैल्यू आ जाएगा A कॉस है। तो ये देखो ये आ गया A कॉस है, और इसी A कॉस है को आप R साइन 2A भी कन्वर्ट कर सकते हो। 2 साइन A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो इधर साइन 2A बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा A डिवाइडेड बाई 2 साइन A। तो A बाई साइन A ट्वाइस R था तो A बाई 2 साइन A हो जाएगा R इंटू साइन 2A। तो इस तरीके से आपका आ गया वन साइड ऑफ पैरेलल ट्राइंगल। रिमेनिंग साइड भी आप सिमिलरली इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो। क्लियर। अब एंगल की बारी आता है, एंगल कैसे निकाला, ठीक है ना। तो एंगल कैसे निकाला जरा ध्यान से देखो, मेहनत होगा, ठीक है। अभी देख एक चीज देख कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये दोनों एंगल अगर 90 डिग्री है तो अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल को कंसीडर करता हूं, ये रेड वाला क्वाड्रिलेटरल, तो क्लियरली दिख रहा है ऑपोजिट एंगल का समीशन 90 डिग्री है, मतलब ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हो जाएगा, ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हो जाएगा ना भाई। अगर ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हो जाता है तो अपन ये बोल सकते हैं ना कि ये अगर मेरा कॉर्ड है तो ये एंगल और ये एंगल एग्जैक्टली इक्वल होगा। मतलब ये एंगल को मैं अगर इस एंगल को मैं क्या बोलूंगा, देखो ये 90 डिग्री है,
ये 90 डिग्री है, ये ए है, तो ये हो जाएगा a/2, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, है ना। सिमिलरली वो वाला प्रॉपर्टी चल रहा है, दिस एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल, ठीक है ना। कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड करता है आर्क पे, आप जानते हो, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस ए। सिमिलरली अगर और ध्यान से देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो 90 प्लस 90 180, तो ये चारों पॉइंट्स भी कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे ना, ये चारों पॉइंट्स भी कॉन्साइक्लिक होगा। फील कर पा रहे हो, बहुत ही गंदा डायग्राम बन रहा है भाई। ये चारों पॉइंट्स भी कॉन्साइक्लिक हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ये चारों पॉइंट्स अगर कॉन्साइक्लिक होता है तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल भी वही होगा। तो ये एंगल एग्जैक्टली क्या निकल करके आ गया, ये पूरा ए है, तो ट्राइंगल ए बी ई से आप बोल सकते हो ना, ये अगर ए है तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए, तो ये भी होगा 90 माइनस ए, समझ आ रहा है ना। तो ये आधा हो गया 90 माइनस ए, आधा हो गया 90 माइनस ए, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल हो जाएगा 90 माइनस ए, ये हो जाएगा 180 माइनस 2a। ये देखो 180 माइनस 2a, दूसरा एंगल 180 माइनस 2b, तीसरा एंगल 180 माइनस 2c। तो पैरेलल ट्राइंगल जो है वो सप्लीमेंट ऑफ डबल ऑफ ऑपोजिट एंगल हो जाता है, बिकॉज ये डबल ऑफ ऑपोजिट एंगल का सप्लीमेंट्री है ना, इसीलिए सप्लीमेंट ऑफ डबल ऑफ ऑपोजिट एंगल बोलते हैं इसको। और इसी के मदद से एग्जैक्टली मैं एक और प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करके दे दूंगा, और वो हो जाएगा ये प्रॉपर्टी नंबर 6। देखो, इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज द इन सेंटर ऑफ पैरेलल ट्राइंगल डीईएफ, ठीक है। अभी देख, ट्राइंगल डीईएफ में ये जो एल्टीट्यूड है, ओरिजिनल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड जो है, वही पैरेलल ट्राइंगल में क्या बन रहा है, ये एंगल a/2 बन रहा है, और ये एंगल भी क्या बन रहा है, a/2 बन रहा है ना। तो ये दोनों एंगल एग्जैक्टली क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। अगर ये दोनों एंगल एग्जैक्टली हमें इक्वल मिलता है तो हमारे को क्या समझ आता है यहां से, अगर ये दोनों एंगल एग्जैक्टली इक्वल मिलता है तो हमारे को क्या समझ आता है कि ये जो लाइन है AD, वो इस पैरेलल ट्राइंगल का एंगुलर बाइसेक्टर का काम कर रहा है ना। जो इस पैरेलल ट्राइंगल का एंगुलर बाइसेक्टर का काम कर रहा है, वही ओरिजिनल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड का काम कर रहा है। याद रहे, जो पैरेलल ट्राइंगल का एंगुलर बाइसेक्टर है वही ओरिजिनल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है। तो ओरिजिनल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड और पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, सर्कमसेंटर H बोलते हैं। वही सर्कमसेंटर पैरेलल ट्राइंगल के लिए क्या बन जाएगा, इन सेंटर बन जाएगा, बिकॉज ये किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, पैरेलल ट्राइंगल का एंगुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना। तो एज एल्टीट्यूड ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल एबीसी इज द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द पैरेलल ट्राइंगल डीईएफ, दैट्स व्हाई द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल एबीसी बिकम्स द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल क्या डीईएफ, दैट इज पैरेलल ट्राइंगल का इन सेंटर बन जाएगा। मतलब देखें तो इस पैरेलल ट्राइंगल के अगर अंदर अगर मैं एक सर्कल इंस्क्राइब करता हूं तो इस सर्कल का सेंटर भी आएगा ये सर्कम सेंटर ही। तो ये सब बहुत ही तगड़ा प्रॉपर्टी, बहुत ही वास्ट तरीके से यूज किया जाता है कि अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, उस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं एक सर्कल, पैरेलल ट्राइंगल है, 3 एल्टीट्यूड खींच के अगर मैं कोई पैरेलल ट्राइंगल बनाता हूं, तो इस पैरेलल ट्राइंगल को अगर मैं इंस्क्राइब करने वाला एक सर्कल अगर बना दिया, तो इस सर्कल का जो सेंटर आएगा ना, वो हो जाएगा ओरिजिनल आपका सर्कम सेंटर, सॉरी ऑर्थो सेंटर ही। वापस बताते हैं अगर समझ नहीं आ रहा है तो, अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूं और इस ट्राइंगल में अगर 3 परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड अगर मैं बना देता हूं, इन एल्टीट्यूड के थ्रू मेरे को एक पैरेलल ट्राइंगल मिल जाएगा। अब इस पैरेलल ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब करने वाला जो सर्कल हो जाएगा, उस सर्कल का जो सेंटर आएगा वो ओरिजिनल ट्राइंगल का सर्कम ऑर्थो सेंटर ही होगा। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है। ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का पैरेलल ट्राइंगल ये है, इस पैरेलल ट्राइंगल का जो इन सर्कल होगा इसका सेंटर ओरिजिनल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर ही होगा। देखो ये सब ज्योमेट्री बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है ना, बट अगर आप तरीके से समझते हो तो बिल्कुल सारी चीज आसान हो जाएगा एकदम। ठीक है, क्लियर है। एकदम बारी बारी से अलग अलग करके चीजों को समझा करो तो आराम से चीजें जो है वो क्लियर होगा, शुरू हो जाएगा। सही बात है क्या। पैरामीटर और पैरेलल ट्राइंगल निकालना बहुत ही सिंपल है। साइड्स आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, अभी साइड्स निकाल के रखे तो तीनों साइड को आप ऐड कर दो तो पेरीमीटर आ जाएगा। बस ब्रैकेट में आपका sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c आ जाएगा, है ना। तो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c को आप क्या कर सकते हो, 4 sin a sin b sin c लिख सकते हो, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आपने पढ़े थे कि अगर a प्लस b प्लस c पाई होता है, जो कि ऑब्वियसली होगा बिकॉज यहाँ पर ट्राइंगल चल रहा है, तो अगर a प्लस b प्लस c पाई है तो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 sin a sin b sin c हो जाएगा, जो मैं ऑलरेडी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में प्रूफ करा चुका हूं। ठीक है, अभी आता है हमारा एरिया ऑफ पैरेलल ट्राइंगल। ठीक है ना, इसी पैरेलल ट्राइंगल का हमारे को क्या निकालना है,
एरिया निकालना है। तो एरिया अपन कैसे निकाल सकते हैं इसी पैडल ट्राइंगल का, अगर ध्यान से देखें तो अगर मैं एरिया की बात करूं इसका, तो एक चीज मैं आपको होमवर्क में दूंगा कि आप एरिया को तो खुद से करो, ठीक है, एरिया को तो खुद से करो, ये तो एक चीज होमवर्क में दूंगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, अगर आप प्रूफ नहीं कर सकते हो तो अपन जूम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे अगला पॉइंट है आपका सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल पीएबी, पीएसी, पीबीसी और ट्राइंगल एबीसी, ठीक है ना। सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, तो पीएबी पीएसी कौन सा ट्राइंगल होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पीएबी मतलब बेसिकली आपका पीएबी पीएसी और पीबीसी है ना, मैं एग्जैक्टली ट्राइंगल बनाना भूल गया यार। तो खैर पीएबी पीबीसी, पी अगर मैं ऑर्थो सेंटर को बोलूं तो शायद पीएबी पीबीसी, इस ऑर्थो सेंटर को पी के तरह ट्रीट करना तो आपको समझ आ जाएगा कि पीएबी पीबीसी और पीएसी का, इन तीनों का जो सर्कम रेडियस होगा और इस पूरा होल ट्राइंगल का जो सर्कम रेडियस होगा वो बिल्कुल सेम होगा। क्लियर है क्या, प्रॉपर्टी की तरह याद रख लो, सही बात है। और ये भी मैं होमवर्क में दूंगा आपको प्रूफ करने के लिए, सही बात है क्या, क्लियर है, ये दोनों होमवर्क में गया। अगला है सर्कम रेडियस और पैडल ट्राइंगल। अभी सर्कम रेडियस अगर निकालना है पैडल ट्राइंगल का, तो देख क्या करें, दोनों तो होमवर्क में दे नहीं सकते, एक तो करके देना ही होगा। तो पैडल ट्राइंगल थोड़ा सा ओलंपियाड साइड में चला जाता है, आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा, क्या करोगे, कोई रास्ता तो है नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कोई भी एक ट्राइंगल, ठीक है। अगर मैं ये लेता हूं, ये लेता हूं और ये लेता हूं, तो ये तीनों के तीनों एल्टीट्यूड का काम कर रहा है, तो ये बन गया मेरा पैडल ट्राइंगल। अभी सर्कम रेडियस ऑफ पैडल ट्राइंगल, जिसको मैं आर डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। सर्कम रेडियस ऑफ पैडल ट्राइंगल अगर मेरा आर डैश हो जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, सिंपल तरीके से सोचो। अगर ये डी ई एफ है, तो अगर मैं इसका उसको क्या बोलते हैं ना, इसका सर्कम रेडियस को आर डैश बोलता हूं, तो क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल में भी तो साइन रूल वैलिड होगा, तो ट्वाइस आर डैश का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, साइड्स डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड। तो साइड मान लो ई एफ है, तो ई एफ के ऑपोजिट साइड क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एंगल ई डी एफ, ऐसे ही आएगा ना। तो साइन ऑफ ई एफ क्या होता है, ई एफ अभी भी निकाला था ना, ई एफ क्या आ रहा था भाई, भूल गया यार, ई एफ क्या आ रहा था यहाँ पे, आर साइन 2a, ये क्या आया, आर साइन 2a, ठीक है ना। और साइन ऑफ एंगल ईडीएफ, ये एंगल क्या था, 180 माइनस वाई से था, तो ये साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 यही बनेगा, सही बात है ना, क्लियर है। तो आर साइन 2a और ये साइन 2a कैंसिल हो गया, तो ये आर के इक्वल आ गया, तो आर डैश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर बाई 2 के इक्वल होगा। दैट इज पैडल ट्राइंगल का जो सर्कम रेडियस होगा वो ओरिजिनल ट्राइंगल का सर्कम रेडियस के आधा होगा, एग्जैक्टली समझ में आ रहा है ना। तो ये तो हमने प्रूफ करके दे दिए जनाब, ठीक है। अभी अगर ये प्रूफ करके दे दिए तो ये होमवर्क में दिया, बिल्कुल सही बात है, क्लियर है क्या। आगे चलते हैं अपन, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल इज सिचुएटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे दो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में इस चीज को, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और तगड़ा पॉइंट है, ठीक है। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। ये सारे के सारे पॉज कर करके नोट करते जाना, बढ़िया से नोट्स बनाना। नोट्स अगर आपका सही से नहीं बनाना तो ये चैप्टर पढ़ना आपका बेकार है, क्योंकि दोबारा पढ़ने का तो मन करेगा ही नहीं अगर नोट्स सुंदर से नहीं बना है इसका, याद रख लीजिएगा, देख लेना, मिला देना बात को, समझ आ रहा है तो ध्यान से देखिएगा प्रॉपरली। अगर मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ एग्जैक्टली, पेन वगैरह भी साथ नहीं देता है यहाँ पे, एग्जैक्टली अपन क्या बोलना चाहते हैं, एग्जैक्टली अपन ये बोलना चाहते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर, नहीं, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल situated on the line joining its circumcenter and orthocenter, divide this line is 1:2, line joining orthocenter and circumcenter, circumcenter and orthocenter, that is यहाँ पे सर्कम आएगा, यहाँ पे ऑर्थोसेंटर आएगा, ठीक है ना, एच। तो सेंट्रॉइड ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर को लाइन ज्वाइन किया हुआ लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, क्लियर है। तो इस चीज को कैसे प्रूफ करें, इसको तो रिजल्ट की तरह पढ़ाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बट एज मैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा रहा हूं तो मेरा फर्ज बनता है इसको प्रूफ करना। ये भी बड़ा डिफिकल्ट है यार इसको प्रूफ करना,
सेंट्रोइड और सरकम सेंटर दोनों एक ट्रायंगल में बनाना ही कितना मुश्किल है, अब समझ पा रहे हो। मान लो ये एक एल्टीट्यूड बनाया, इधर एक और एल्टीट्यूड बनाया, तो ये बन गया मान लो आपका ऑर्थो सेंटर एच। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है। अभी बनाना है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर कैसे बना सकते हैं, सरकम सेंटर कैसे बनाएगा भाई, सरकम सेंटर हो जाएगा तेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये मान लेते हैं O है, ठीक है ना। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये इक्वल होगा और ये भी इक्वल होगा एग्जैक्टली। तो ये A B C मान लेते, ये D मान लेते, ये E मान लेते है ना, और इसको मान लेते मान लो F, ये मान लो G, और ये है आपका OH, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देते OA, ठीक है, और यहां से इसको भी ज्वाइन कर देते मान लो OA। सही बात है क्या, क्लियर है। तो अभी बोलोगे सर आपने ज्वाइन क्यों किए, मैं बता रहा हूं आपको ज्वाइन क्यों किया, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली निकालना क्या है यहाँ पे। अच्छा सेंट्रोइड भी तो चाहिए होगा ना, सेंट्रोइड भी तो चाहिए होगा, सेंट्रोइड बनाना पड़ेगा ना। देख बहुत ही डिफिकल्ट होगा भाई, समझने का प्रयास करना, ठीक है। ओ से अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये मिड पॉइंट होगा ना, तो ए से अगर मैं मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो ये बन जाएगा मेरा मीडियन, AF बन जाएगा मेरा मीडियन, ठीक है ना। और अगर मैं BG ज्वाइन करता हूं BG को, तो ये बन जाएगा मेरा G, ये बन जाएगा मेरा G। सही है क्या, ये बनेगा ना, ये तो G बनेगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका G, ये पॉइंट हो जाएगा G। अभी आपको प्रूफ करना है कि ये आपको एग्जैक्टली प्रूफ क्या करना है कि G O और H को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, दैट इज OG बाई GH इक्वल टू 2 आपको प्रूफ करना है। सही है, OG बाई GH इक्वल टू 2 आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तब तो इसको और ज्वाइन करके फालतू में कंफ्यूज क्यों करूं, एक ट्राइंगल तो ऑलरेडी बन गया, पहले ट्राइंगल बना नहीं था, इसीलिए ट्राइंगल बनाने के लिए है ना आपको OGH तीनों एक ट्राइंगल में बनाना पड़ रहा है, तभी जाकर के तो प्रूफ कर पाओगे ना। तो दो एल्टीट्यूड के मदद से H बनाया, ब्लू वाला दो मान लो वो है, ब्लू वाला मान लो आपका दो मीडियन है, और ये हो गया आपका क्या बोलते हैं, अच्छा इसका भी तो जरूरत नहीं होगा तब तो, ठीक है ना। अच्छा जरूरत होने से बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी दो ब्लू लाइन है, दो रेड लाइन है, जो एल्टीट्यूड दिया ऑर्थो सेंटर दिया, एल्टीट्यूड सेंट्रोइड दिया, और ये दो डॉटेड लाइन ने आपको सरकम सेंटर दिया, ठीक है। तो अभी हमारे को ये चीज प्रूफ करना है, तो एग्जैक्टली अपन प्रूफ कैसे करेंगे, जरा फील करो चीजों को। सही बात है क्या, जरा फील करो, एक बार फील करने का कोशिश करना। तो देखो यहाँ पे आपका ये है आपका सरकम सेंटर, सॉरी ये हो गया आपका ऑर्थो सेंटर, ये हो गया आपका सेंट्रोइड, और ये हो गया आपका सरकम सेंटर। सही बात है। तो अभी अपन प्रूफ कैसे करेंगे, क्या ज्योमेट्री अप्लाई करोगे यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान से देखो, मैं फील करा रहा हूं आपको, ठीक है। ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को आप एक बार कंसीडर करो, ध्यान से एक बार कंसीडर करो। ये ट्राइंगल OGF और ट्राइंगल AHG, ट्राइंगल AHG और ट्राइंगल FOG, इन दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करो, एक बार कंसीडर करके देखो कि क्या मिलता है यहां से। सही बात है क्या, एक तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल तो इक्वल हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्लियरली दिख रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात जो मैं करने वाला हूं वो ये है कि एग्जैक्टली आप देखो, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो है ना, ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये 90 होगा, ये 90 होगा। अगर ये 90 है, ये 90 है, तो ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा, बिल्कुल ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल होगा ना, समझ में आ रहा है। तो दो एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या बन गया, सिमिलर बन गया। अगर ये दोनों सिमिलर बनता है तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, दैट इज साइड का रेशियो सेम हो जाएगा, दैट इज AH डिवाइडेड बाई OF मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, AG बाई GF, और AG बाई GF किसके इक्वल हो जाएगा, GH बाई OH के इक्वल हो जाएगा। सही बात है क्या, GH बाई OH के इक्वल हो जाएगा। अभी अपन निकाल क्या सकते हैं, AH हमें पता है, बिकॉज AH क्या है, मैं तेरे को दिखा रहा हूं एग्जैक्टली। AH है सरकम सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस, जो मैं थोड़ी देर बाद प्रूफ करने वाला हूं, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर, सॉरी ये तो ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस, ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या हो जाता है, 2r cos है ना। तो इस AH को मैं लिख देता हूं 2r cos है,
और OF को क्या लिखता हूं, OF को मैं यहां से लिख सकता हूं ना, ये देख, इसको अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो OF को आराम से लिख सकता हूं। क्लियर है क्या? OF आराम से निकाल सकते हैं यहां से। OF कैसे निकालेंगे? OF हो जाएगा आपका, ये जो OF होगा, ये OF हो जाएगा आपका ये लेंथ एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, ये सरकम सेंटर है, दैट इज ये a/2 है ना, ये a/2 है। और आपको क्या पता चलेगा यहां से, ये एंगल अपन कैसे निकालेंगे, ये एंगल भी तो निकालना पड़ेगा ना भाई। ये एंगल अपन कैसे निकालेंगे यहां से क्लियरली अगर अपन थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा आपका OC जो होगा 90 है, मुश्किल हो जाएगा यार, यहां से a/2 हो गया तो ये हो जाएगा। अच्छा एक काम कर सकते हैं ना, ये तो सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर से वर्टिसेस का डिस्टेंस तो कैपिटल R होता है, सरकम रेडियस होता है, तो आराम से अपन निकाल सकते हैं ना। क्या निकाल सकते हैं बोलो, कि ये एंगल निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको थीटा बोल देता हूं तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, a/2r हो जाएगा। सही बात है क्या? क्लियर है? a/2r हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है ना? हमें क्या चाहिए, हमें OF चाहिए, हमें OF चाहिए ना, तो OF बाई कैपिटल R हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से OF पता चल जाएगा। ठीक है, OF अगर पता चल भी गया यहां से तो अपन क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं भाई, साइन थीटा है। अच्छा ये तो कॉस एंगल A के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, जब तक A के टर्म्स में नहीं आएगा तब तक बात नहीं बढ़ेगा। सही बात है क्या? A के टर्म्स में कैसे निकाले, ये तो मुश्किल हो जाएगा A के टर्म्स में निकालना। अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करूं, एक्सटेंड करूं, तो ये पॉइंट क्या है, सरकम सेंटर है ना, सरकम सेंटर है। अच्छा तो सरकम सेंटर, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो, ये एंगल, ये तो कैपिटल R हो जाएगा, ये सर्कल हो जाएगा। सही है क्या? ये सर्कल हो जाएगा ना भाई। तो अपन क्या कर सकते हैं यार, मेरा फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है ये सब। इसको A के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, दैट इज R cos A, 4R cos A निकालना पड़ेगा, तभी तो मेरे को GH/OH हाफ मिलेगा और OG/GH 2 मिलेगा। दैट इज इसको मेरे को OF को निकालना पड़ेगा 4R cos A निकालना पड़ेगा ना, 4R cos A। तो cos ऑफ A पे जाना है ना, cos ऑफ A पे जाना है। अच्छा ये एंगल पे सोचते हैं, ये एंगल छोड़ो, ये एंगल पे सोचते हैं, तभी तो cos ऑफ A आएगा ना। OF/R चाहिए, OF/R चाहिए ना आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, OF/R पर निकाल के दे सकते हैं आपको, कोई चिंता वाली बात नहीं है। OF/R ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं भाई, ये एंगल कैसे निकाले यार, ये एंगल FOC हो गया। तो ये हो जाएगा आपका डिफिकल्ट पार्ट हो गया यार, वापस परेशानी वाला सेक्शन है यार। एंगल OFA है, तो स्ट्रगल करेंगे बहुत ज्यादा, यहाँ पे दिक्कत होगा ना। OF है ना, OF अगर है तो ये एंगल अपन निकालेंगे कैसे, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, स्ट्रेटिंग से नहीं है। चलो खैर ये के लिए रहने देते हैं, आप सोच लीजिएगा प्रॉपर्ली क्या होता है। OF कैसे निकालेंगे, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है बिल्कुल। OF हो जाएगा आपका AH/OF ना, AH/OF। तो चलो यार आगे वाला पार्ट देखते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये कर लीजिएगा OF कैसे, अदरवाइज मैं ये एक्सप्लेन करने के बाद आपको करके दे दूंगा। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है यार, ऐसे छोड़ना बीच में इसको। OF अगर निकालने चलोगे, ये अगर एंगल A है यार, हमारे को तो पता ही नहीं चल रहा, ये अगर एंगल A है तो ये अगर एंगल A है आपका, ये अगर एंगल A है तो ये ट्राइंगल जैसे अपन खींचेंगे
है ना। ये ए एफ जैसे ही अपन खींचेंगे तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा नहीं, एंगुलर बाइसेक्टर का तो कोई कंसेप्ट होगा ही नहीं है। एंगल ए चाहिए ना हमें, एंगल ए चाहिए यार, एंगल ए कहीं से भी निकाल तो भगवान। एक 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 काम कर सकते क्या, बराबर से कर सकते शायद, लेकिन फायदा नहीं होगा ना, क्या करें। ये एंगल तो पता नहीं है, ये एंगल अगर पता चल जाता तो ये एंगल, अच्छा ये तो कोलिनियर भी नहीं होगा ना, एच जी ओ ये सब तो कोलिनियर भी नहीं होगा, ठीक है ना। फिर एक पॉज लेकर मैं सोच के बताता हूँ आपको वापस। देखो यार ये सर्कम सेंटर का प्रॉपर्टीज है बेसिकली, है ना। ये पॉइंट शायद हमारा मिस हो गया था जब सर्कम सेंटर पढ़ा रहे थे, कि हमने आपको ये तो पढ़ाया था कि सर्कम एक ट्राइंगल अगर मैं लेता हूँ, है ना, इसका सर्कम सर्कल ये है, ठीक है। तो जो ऑर्थो सेंटर होगा इस अरे यार ऑर्थो सेंटर क्या बोलते हैं इसको, सर्कम सेंटर बोलते हैं। सर्कम सेंटर का साइड से डिस्टेंस मैंने पढ़ाया था शायद, लेकिन वर्टिक्स से डिस्टेंस क्या होगा वो मैंने शायद मिस हो गया। अगर मिस हो गया तो उस जगह पे आप ऐड कर देना। क्लियरली देख सकते हो, अगर ये एंगल ए है, अगर ये एंगल ए है तो एक कॉर्ड सेंटर सर्कम आर्क पे जो एंगल सबटेंड करेगा उसका जस्ट डबल करेगा सेंटर पे, दैट इज ये ट्वाइस ए होगा, ठीक है। बट एज ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह काम कर रहा है तो ये एंगल आधा आधा हो जाएगा भाई, कॉन्ग्रुएंसी। तो ये एंगल ए और ये एंगल ए होगा, मतलब यहाँ पे ये एंगल निकल करके आ जाएगा ए, ठीक है। तो ओ एफ डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा कॉस ए, तो ओ एफ का वैल्यू हो जाएगा आर कॉस ए। तो अगर ये आर कॉस ए आ गया तो कैंसिल आउट होकर के ये आंसर 2 निकल जाएगा। तो एक्जैक्टली आप ये पॉइंट भी कर सकते हो कि सर्कम सेंटर का डिस्टेंस, तीनों ही केस में आपको ये चीज आना चाहिए बेसिकली, मतलब चारों ही केस में, कि कोऑर्डिनेट्स का चाहे वो सेंट्रोइड हो, चाहे वो सर्कम सेंटर हो, चाहे वो इन सेंटर हो, चाहे वो सर्कम सेंटर हो या फिर ऑर्थो सेंटर हो, ठीक है। किसी भी चीज का साइड लाइन से डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वर्टेक्स से डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो ये चीज आप निकाल के रखना चारों ही केस में, अगर मेरा मिस हो गया कहीं पे तो ये 2 आ गया ना। अभी सिमिलरिटी तो हमने गलत नहीं लिखा ना भाई, ए एच जी देख लो यार, ए एच जी क्या एफ ओ जी के इक्वल है, एफ ओ जी के इक्वल है क्या, ए एच जी इज इक्वल टू एफ ओ जी, बिल्कुल सही है। बट ए जी एच इक्वल टू एफ जी ओ सही तो है। तो ए एच बाई एफ ओ बिल्कुल सही है, ए जी बाई एफ जी इज इक्वल टू ए जी बाई एफ जी इज इक्वल टू जी एच बाई ओ जी, जी एच बाई यहाँ पे क्या होगा, ओ जी होगा। तो हमारे को निकालना क्या है, जी एच बाई ओ जी, ए एच बाई ओ एफ आ गया 2, मतलब जी एच बाई ओ जी हो जाएगा 2। जी एच बाई ओ जी अगर 2 हो गया तो जी एच हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ओ जी, जी एच हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ओ जी। बट हमारे को तो ओ जी बाई जी एच प्रूफ करना था, तो पता नहीं यार क्या बोला है। सेंट्रॉइड ऑफ इस ट्राइंगल डिवाइड्स सर्कम सेंटर ओ एंड एच इन द रेशियो 1:2। अच्छा ये 1 है ये 2 है, मतलब सही है, वही है, जी एच बाई ओ जी 2 आएगा। इन द रेशियो 1:2 है ना, मैं 2:1 रख दिया, मतलब ऑर्थो सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा है और सर्कम सेंटर से डिस्टेंस कम है, ठीक है। तो डिफिकल्ट प्रॉपर्टी और काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ओलंपियड ज्योमेट्री वगैरह में काफी यूज होगा ये सब, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका वही डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम एंगुलर पॉइंट्स, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड्स। ये सब आराम से आप निकाल सकते हो कि ऑर्थो सेंटर बना लो, ये इसका तो काम हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। ये सब मैं होमवर्क में ही डाल दूंगा, ये सब आप कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा ज्योमेट्री प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका। तो ऑर्थो सेंटर आप बना लीजिए, ये 90 ये 90 ये 90। तो ये अगर ऑर्थो सेंटर है H, तो ऑर्थो सेंटर से किसका डिस्टेंस चाहिए मेरे को, एक तो ये चाहिए DEF का डिस्टेंस और एक चाहिए आपको ABC का डिस्टेंस। तो ये सब आप ट्राइंगल की मदद से आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 90 है, ये A है, तो ये 90 माइनस A बाई 2 हो जाए, 90 माइनस A हो जाएगा, ये भी 90 माइनस A हो जाएगा, ठीक है ना। अभी ये हो जाएगा आपका 90 माइनस C, ये भी 90 माइनस C हो जाएगा, ये सब आराम से कर लेंगे। ये हो जाएगा 90 माइनस B, सही बात है ना, और ये एंगल भी हो जाएगा आपका 90 माइनस, हाँ ये एंगल भी हो जाएगा आपका 90 माइनस B, सही है ना। तो ये सब आराम से आप कर सकते हो। अभी किसी भी ट्राइंगल को पकड़ के आराम से आप AFGH ये सब निकाल देना, ठीक है। ये आपका होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, आप कर लीजिएगा आराम से, है ना। और लास्ट पार्ट है आपका ऑर्थो सेंटर डिवाइड्स एल्टीट्यूड थ्रू A इन रेशियो 10B प्लस 10C डिवाइडेड बाई 10, ठीक है ना। एल्टीट्यूड
ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट इज AH डिवाइडेड बाई DH निकालना है। तो अभी तो आप AH निकालोगे ना, वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालोगे ना पॉइंट नंबर 8 पे, फिर साइड से डिस्टेंस निकालोगे पॉइंट नंबर 9 पे, तो AH और DH निकाल के इन दोनों का रेशियो ले लेना, आपको ये रेशियो मिल जाएगा, आराम से हो जाएगा। क्लियर है? फिर हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं ना, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड भी आराम से निकाल सकते हो, बिकॉज अभी तो ये एंगल आपको पता ही है, पहले ये एंगल इन टर्म्स ऑफ साइन हम निकालते थे ना, साइन थीटा, दोनों केस में निकाले थे, बट अब की बार तो ये एंगल 90 पता ही है। अगर ये 90 पता है तो किसी भी ट्राइंगल को पकड़ लो, आराम से आपको दे देगा लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कितना है, बिकॉज ये आपको पता है ना, ये पता है, ये एंगल सी, ये बी पता है, ये सी पता है, तो इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, है ना, दिस डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू साइन सी, तो ये एल्टीट्यूड का वैल्यू आ जाएगा बी साइन सी। क्लियर है? दूसरा हो जाएगा सी साइन बी और तीसरा हो जाएगा ए साइन सी। क्लियर है? समझ आ रहा है? पक्की बात, वही हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों एल्टीट्यूड का लेंथ निकाल देना, ये भी आपका होमवर्क दे रहा हूं और ये भी आपका होमवर्क दे रहा हूं। ये एक स्पेशल पॉइंट है, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट पे भी आ सकता है कि ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है। थोड़ी देर पहले जो ट्राइंगल मैंने बनाया था, एग्जैक्टली वैसा ट्राइंगल ही बना के, थोड़ी देर पहले तो मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया था, बिकॉज उस ट्राइंगल में मैंने OHG तीनों को बनाया था। आपको तो G नहीं चाहिए, आपको ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर दोनों को कंस्ट्रक्ट करो और दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। अगर ये आपसे हो गया तो आप समझ जाना, बाकी सारे प्रॉपर्टी आप समझ गए और सही सही आपका ज्योमेट्री काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल और सर्कल ज्योमेट्री दोनों ही बहुत अच्छे से यूज हो जाता है ना, इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट सेगमेंट हो जाता है भाई। ठीक है, तो ये लेक्चर थोड़ा सा हैवी हो रहा होगा आपके लिए, कोई बात नहीं, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना, हम ही भूल जाते हैं। ठीक है, आप भी भूलोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे, बट रिवीजन में रहोगे तो आराम से चीजें याद हो जाएगा, ग्रिप में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे, और उसके बाद एमएन थ्योरम और क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये सब कुछ एरिया वगैरह अपन देखेंगे। ठीक है, और कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, छोटे मोटे आर्टिकल है, 3-4 मान लो 4 आर्टिकल बाकी है छोटे मोटे, और इसके ऊपर क्वेश्चन करना बाकी है। तो उम्मीद करते हैं कि अगले लेक्चर, अगर मैं अगले लेक्चर मान लो 1.5-2 घंटे का बना देता हूँ आराम से, तो हो जाएगा उसमें। क्लियर है क्या? तो 4 लेक्चर में एसओटी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए तो अपन यहीं तक समाप्त कर रहे हैं, है ना, और जो भी डाउट्स वगैरह है वो अपन साथों साथ आप पूछ लीजिएगा और प्रॉपर्ली अपने नोट्स बनाइएगा, और ये सारे प्रूफ्स खुद से कीजिएगा, है ना। एक बार कॉपी में नोट्स बनाने के बाद, वीडियो वगैरह देखने के बाद एक बार खुद से रफ कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी जाकर के ग्रिप बनेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन करने से पहले थियरी में कमांड आना बहुत जरूरी है। अगर थियरी आपका अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, और इतने सारे प्रॉपर्टी से कि किस क्वेश्चन में कौन सा प्रॉपर्टी लगा कुछ हवा ही नहीं लगता है, तो उसके लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, समझेगा। क्लियर है? क्योंकि इसमें प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा जरूरत है, रिवीजन का बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो भूल जाएंगे, हम लोग भी भूल जाते हैं, आपके पास तो 3-5 सब्जेक्ट है, आप भूल ही जाओगे। क्लियर है? तो चलो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, और जो भी होमवर्क है वो प्रॉपर्ली कर लेना, अपन जूम की क्लास में डिस्कस करके। तो अलविदा दोस्त, आज के लिए यहाँ तक।